Hello students, welcome to our next session, second session of secretarial audit and due diligence. Basically compliance management, secretarial audit and due diligence, right? So this is your module 2 paper number 4. तो फर्स्ट सेशन में हमने बहुत ही डिटेल में डिस्कस करा था अपना पूरा सिलेबस। हमने डिस्कस करा था कि कैसे हम पढ़ने वाले हैं, पूरा सिलेबस कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, कितने चैप्टर्स हैं, हर चैप्टर का थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू मैंने आपको बताया था टू लेट यू नो दैट व्हाई दीज चैप्टर्स आर इन योर स्टडी मटेरियल। क्या रीजन है कि ये सारे चैप्टर्स एक कंपनी सेक्रेटरी के लिए इंपॉर्टेंट है। और आपने रियलाइज करा होगा वो वीडियो देखकर कि यस ऑल द चैप्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड एवरी चैप्टर हैज समथिंग यूनिक टू लर्न एज अ प्रोफेशनल। अब आप जो नेक्स्ट बस अब आप इस फाइनल स्टेज के बाद कंपनी सेक्रेटरी बनने वाले हैं, तो अब आपको इन सारी चीजों की प्रोफेशनली प्रैक्टिकली जरूरत पड़ने वाली है। तो ये सारे चैप्टर्स बहुत ही यूनिक है, राइट? यू कैन हैव अ लुक हियर। अब यहाँ पर सॉरी आई वाज जस्ट चेकिंग, यस, तो हमने हमारे पूरे कुल मिला के 20 लेसन्स है। 20 लेसन्स हैं, हर 2 लेसन के बाद टेस्ट होगा, तो तकरीबन 10 टेस्ट तो हमारे हो जाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद हम सारे कोर्स का टेस्ट करेंगे एंड दिस वे आपकी एक राइटिंग प्रैक्टिस डेवलप हो जाएगी जो बहुत ज्यादा जरूरी है एग्जाम में। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो होती है ना एग्जाम में बच्चों को, जिसमें आपको बताया था कि लर्न नहीं रहता हमें, एक्सेट्रा हमें पढ़ाई में दिक्कत आती है। कुछ बच्चे कहते हैं हमें सब समझ में आ गया, हमें सब लैंग्वेज भी आती, पर ना स्पीड नहीं बन पाती, लिख नहीं पाते। तो उसके लिए ये टेस्ट देना बहुत ज्यादा जरूरी है। इनफैक्ट अगर मैं आपका दूसरे चैप्टर के बाद तीसरा स्टार्ट कर दूं बिना टेस्ट लिए, तो आप मुझे बोलो नहीं मैम 2 चैप्टर के बाद टेस्ट था, पहले आपको टेस्ट लेना पड़ेगा, राइट? कुछ मैं आपको फोर्स करूं, कुछ आप मेरे को फोर्स करो, और ऐसे हम एक दूसरे का फायदा करें। अब आप पास हो गए तो फायदा मेरा भी होगा ना, मुझे याद रखोगे सीएस बन के, राइट? चलिए, तो काफी इंट्रो वाली बातें हो गई। अब इम्पोर्टेंट है कंटेंट स्टार्ट करना। और मैंने आपको बताया है कि आपका फर्स्ट चैप्टर जो है कंप्लायंस फ्रेमवर्क, आई विल टेक दैट चैप्टर फ्रॉम स्टडी मटेरियल, ठीक है, टू लेट यू नो दैट हाउ द स्टडी मटेरियल इज टू बी रेड, हाउ द स्टडी मटेरियल इज टू बी स्टडीड, बिकॉज स्टडी मटेरियल इज इक्वली इंपॉर्टेंट इन एग्जाम। इसके बाहर कुछ नहीं आएगा आपका एग्जाम में, right? You will be provided with the notes of the first chapter, but this first chapter I am going to take from your study material, ठीक है। तो मैं अगर आपको आपका इंट्रोडक्शन दिखाऊं फिर से, जैसे हमने लास्ट सेशन में देखा था, लेकिन आई वुड लाइक टू शो यू ऑल अगेन योर कंटेंट्स। कंटेंट्स हमेशा याद रखने होने चाहिए कि हमारा सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं वो है क्या, उसमें क्या क्या है। तो स्टडी मटेरियल में भी बहुत डिटेल में कंटेंट समझाए रखते हैं यहाँ पे देखिए। सो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो, पार्ट 1 और पार्ट 2 में आपका सिलेबस डिवाइड है। पार्ट 1 कंप्लायंस मैनेजमेंट 40 मार्क्स, उसमें आपके 7 चैप्टर्स है। हम लोग फर्स्ट चैप्टर है, हम लोग कौन से चैप्टर पे हैं? ये फर्स्ट चैप्टर पे है कंप्लायंस फ्रेमवर्क, ठीक है। उसके बाद 7th चैप्टर तक आपका ये 40 मार्क्स का है। तो मैं आपको बता दूं ये 40 मार्क्स बहुत ज्यादा स्कोरिंग है। मैंने पिछले सेशन में भी बताया था, अभी भी बता रही हूँ, फर्स्ट पार्ट को बिल्कुल लाइटली नहीं लेना है, उल्टा बहुत अच्छे से पढ़ना है ताकि आप 40 मार्क्स बहुत अच्छे से स्कोर कर सके, ठीक है। सेकेंड चैप्टर हमारे टेक्निकल पे आ जाता है, जो बेसिकली सेक्रेटरियल ऑडिट और डीडी में सारा डेप्थ में है, फ्रॉम चैप्टर नंबर 8 to 20। 19 और 20 तो ड्यू डिलिजेंस ही है, एंड 8 to 18 आपका है सेक्रेटरियल ऑडिट। तो वो भी हर एक चैप्टर बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, ट्रस्ट मी, ठीक है। तो ये हमने लास्ट सेशन में अच्छे से देख लिया था, समझ लिया था और सुन लिया था कि हर एक चैप्टर क्या बोल रहा है इस पूरे सब्जेक्ट में। So we also started with the first chapter compliance framework। तो हमने compliance framework भी last session में start कर लिया था, right? So let's go to compliance framework। So अब आप इतना समझ गए हैं कि पार्ट 1 compliance management का पहला चैप्टर है हमारा compliance framework।
अगर हम लोग एक फिजिकल क्लास होती तो हम लोग मूड कोर्ट सेशन करते हैं जरूर सेक्रेटरियल ऑडिट का, उसमें भी बहुत अच्छा रहता होता है, एक प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव समझ में आता है सेक्रेटरियल ऑडिट में। बट नेवरदलेस नो इशू, आपको वैसे भी बहुत अच्छे से समझ में आएगी हर चीज। तो देखिए सबसे ज्यादा जो ऑनलाइन का एक डिसएडवांटेज होता है वो ये होता है कि सब बच्चों को लगता है कि वी आर नॉट कनेक्टेड विद द टीचर। हमने जब टीचर को सुना हमने तो हमें तो पता ही नहीं टीचर कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, उनसे बात नहीं कर पाते, हम उनसे पूछ नहीं सकते लाइव क्वेश्चन। तो ये बहुत ज्यादा दिक्कत की बात है, राइट। ये एक मेजर डिसएडवांटेज है ऑनलाइन क्लासेस का, एक जो मेजर डिसएडवांटेज माना जाता है। बट हमारे केस में ये डिसएडवांटेज नहीं रहेगा, बिकॉज यू कैन टॉक टू मी via phone, you can talk to me via video session, we can do Zoom session. Even if you belong to Delhi, you can come and meet me up in the office also, right? So this hassle of not able to talk to teacher and don't even know that whether the teacher exists or not, this is not in our case. आप कभी भी मुझसे बात कर सकते हो, कभी भी डाउट पूछ सकते हो, और तभी सेशन लाइव यूट्यूब पे भी रहता होता है ताकि आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सके, ठीक है ना। तो जरूरी नहीं है बीच में पूछना, बाद में भी पूछ सकते हो क्वेश्चन, कभी भी पूछ सकते हो। अगर आप ये वीडियो लाइव नहीं देख रहे हो, बाद में रिकॉर्डेड देख रहे हो, तब भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। अगर व्हाट्सएप पे नहीं समझ में आता, कोई इशू नहीं है, आप मुझसे वॉइस कॉल पे पूछ सकते हो, हम जूम सेशन रख सकते हैं। तो वी हैव न्यूमरस ऑप्शंस, इट्स जस्ट दैट यू एंड मी शुड बी देयर टू यूज दैट ऑप्शन, राइट। सो आज के टाइम में इतने सारे ऑप्शन है ना कि कोई भी हैसल अब हैसल रहा नहीं है, अंडरस्टैंड। बस जो मेन फोकस रहना है वो है पढ़ाई पे। चलिए, कंप्लायंस फ्रेमवर्क। तो लास्ट सेशन में मैंने आपको कंप्लायंस फ्रेमवर्क के बारे में समझाया था कि कंप्लायंस फ्रेमवर्क क्या होता है। इट इज अ फ्रेमवर्क, ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर जो कंप्लायंसेस बताता है कंपनी के अंदर। अब जैसे मैं एक फ्रेमवर्क बना रही हूँ कंपनी में, मैं एक XYZ कंपनी की कंपनी सेक्रेटरी हूँ और मैं एक कंप्लायंस फ्रेमवर्क बना रही हूँ। तो फ्रेमवर्क में मैं क्या डालूंगी, पहले तो मैं स्टडी करूंगी वो कंपनी क्या है, किस चीज की है, उस कंपनी का नेचर क्या है, टाइप क्या है, सारी चीजें देखूंगी। फिर उस हिसाब से मैं देखूंगी इस कंपनी पे कौन कौन सी कंप्लायंसेस लग रही हैं। उसके बाद ये कंप्लायंसेस कब और कैसे इनका समय है इनको कंप्लाई करने का, राइट। कौन कौन रिस्पॉन्सिबल होगा इन कंप्लायंसेस के लिए, किस किस को मैं अकाउंटेबल करूंगी इस कंप्लायंस के लिए, ये पूरा फ्रेमवर्क मैं तैयार करूंगी अपनी कंपनी के लिए, ठीक है। तो फ्रेमवर्क के बारे में अगर बात करी जाए तो फ्रेमवर्क इज नथिंग बट द ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर ऑफ द कंप्लायंसेस दैट नीड टू बी फॉलोड इन अ कंपनी। एक कंपनी में अगर फॉलो करनी है, कंप्लायंसेस का मतलब क्या होता है, लॉज दैट नीड्स टू बी फॉलोड। तो उसके लिए पता तो होना चाहिए ना कि कौन कौन से लॉ लग रहे हैं, कानून लग रहे हैं कंपनी के ऊपर, ठीक है ना। तो लास्ट सेशन में हम लोगों ने ये बात करी थी कि कंप्लायंस फ्रेमवर्क बना रहे हो आप तो उसके 3 बड़े इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, कंप्लायंस चार्ट, कंप्लायंस एडवाइजरी और कंप्लायंस स्कोरबोर्ड। अब ये कंप्लायंस चार्ट में जैसे नाम बता रहा है, चार्ट हम बनाते हैं अपनी सहूलियत के लिए। जैसे आप लोग अब हम लोग कोई चार्ट बनाते हैं सपोज किसी टॉपिक का, क्यों बनाते हैं, अपनी इजीनेस के, अपने अपने टॉपिक को इजीली लर्न करने के लिए, मेमोराइज करने के लिए, तो हम ऐसे चार्ट बना लेते हैं। तो चार्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कंप्लायंस पर्सपेक्टिव ऑल्सो इन अ कंपनी, क्योंकि चार्ट के जरिए आप अपने जो कंप्लायंसेस है उनको डिवाइड कर सकते हो, ठीक है ना, एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर में प्रेजेंट कर सकते हो, जिससे आपके कंपनी सेक्रेटरी और टीम जो है, लीगल टीम है, वो आराम से देख पाए, समझ सके, अंडरस्टैंडेबल हो कि कौन सी कंप्लायंसेस कैसे कब फॉलो करनी है। एडवाइजरी में हमने बात करी थी दैट केप्ट ऑन, ये जो एडवाइसेस होते हैं कंप्लायंसेस, बिकॉज कंप्लायंसेस कोई स्टेटिक तो नहीं है, स्टेटिक मतलब फिक्स तो नहीं है, डायनामिक होती है। डायनामिक मतलब चेंजेस। आज अगर मेरे को रजिस्टर ऑफिस चेंज करना है कंपनी का और ये वाला फॉर्म नंबर है, तो ये फॉर्म नंबर चेंज भी हो सकता है कल को, कोई नए रूल्स आ गए कंपनी लॉ के, अब एक्ट चेंज हो गया, सेक्शन चेंज हो गया, एक्ट तो इतनी जल्दी चेंज नहीं होता है, सेक्शन चेंज हो गया, कोई रूल नया आ गया। बेसिकली तो रूल्स ही होते हैं जो हमें मेन चेंजेस लाते हैं हमारे लॉज में भी। तो कोई रूल चेंज हो गया, कोई सेक्शन में कोई चेंज आ गया, कोई भी चेंज आता है तो उसमें अडेप्ट होना तो जरूरी है ना, उसको इम्प्लीमेंट करना तो जरूरी है कंपनी में। अब बीइंग अ कंपनी सेक्रेटरी अगर आप कानून से अपडेटेड नहीं रहोगे तो क्या फायदा, क्योंकि आपको ही तो कंप्लायंस करानी है, और अगर आप ही अपडेटेड नहीं रहेंगे लॉ से तो कंप्लायंस कैसे कराएंगे। तो उन सब चीजों के लिए ना आपको अपडेटेड रहना बहुत जरूरी होता है एज ए प्रोफेशनल। सो कंप्लायंस एडवाइजरी भी बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है फ्रेमवर्क का।
जिसमें टीम मेंबर, टीम हेड कैन इज गोइंग टू एक्ट एज एडवाइजरी फॉर द टीम मेंबर्स इन केस ऑफ एनी अपडेशन एंड चेंजेस। जैसे मैं टीम हेड हूँ, लीगल टीम हेड हूँ, ठीक है, और मेरे अंडर मतलब 25 लोग काम कर रहे हैं, सबको मैंने डिवाइड करी हुई कंप्लायंसेस, ठीक है ना। अब फ्रेमवर्क में मैं सबको गाइड भी करूंगी, उनको डायरेक्शन भी दूंगी, एडवाइस भी करूंगी कि अब ये नया चेंज है, अब आपको ऐसे नहीं ऐसे का कंप्लायंस कराने, अब आपको ये फॉर्म नहीं ये वाला फॉर्म भरना है, अब आपको 30 दिन नहीं 60 दिनों में करना है, जब आपको 30 नहीं 15 दिनों में करना है, अब आपकी अभी लास्ट डेट ये नहीं ये हो गई है, कितने सारे चेंजेस होते हैं। तो ये सब बताने के लिए कंप्लायंस एडवाइजरी भी एक एलिमेंट है फ्रेमवर्क का। उसके बाद स्कोरबोर्ड। स्कोरबोर्ड नाम से पता चल रहा है कि कुछ स्कोर बता रहा है, ठीक है ना। अब वो कहोगे मैम कंपनी का क्या स्कोर होता है? कंपनी का स्कोर विद रिस्पेक्ट टू कंप्लायंसेस, आपकी कंप्लायंस 10 on 10 होनी चाहिए। अब आप बोलोगे मैम ऐसा तो नहीं है, कुछ कुछ तो रह जाती है कंप्लायंसेस। देखो कुछ होती है मैंडेटरी कंप्लायंस, कुछ होती है नॉन मैंडेटरी। जो मैंडेटरी है वो तो होनी ही होनी चाहिए, जो ऑप्शनल है मे बी वाली जो होती है ना कंप्लायंसेस, यू मे डू दैट, मे मतलब कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते। जो मस्ट वाली कंप्लायंस है जो करनी ही करनी है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। और नॉन कंप्लायंस के कॉन्सिक्वेंस तो मैंने आपको लास्ट सेशन में बताए थे, और एक फ्रेज भी बताया था अगर आप लोगों को याद हो तो, इफ यू थिंक कंप्लायंस इज एक्सपेंसिव ट्राई नॉन कंप्लायंस, दिस इज माय फेवरेट कोट, राइट। चलिए, तो ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कंप्लायंस फ्रेमवर्क के, इसके बारे में हमने ये बात कर चुके हैं, ठीक है ना। तो यहाँ कह रहे हैं अ वेल डिजाइन्ड कंप्लायंस फ्रेमवर्क हैज एबिलिटीज टू परफॉर्म द फॉलोइंग की फंक्शन अक्रॉस एवरी टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। चाहे वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फार्मास्यूटिकल्स का हो, एयरक्राफ्ट का हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो, चाहे वो कोई सर्विस इंडस्ट्री हो, कंपनी चाहे कोई भी नेचर की है, कोई भी टाइप की है, कंप्लायंस फ्रेमवर्क तो चाहिए ही ना। अब कुछ बच्चा बोले कि मैम अगर मैं ऐसी कंपनी में काम कर रहा हूँ जो सर्विस इंडस्ट्री में, तो वहां पे कंप्लायंस फ्रेमवर्क जरूरी है क्या? यस, आंसर इज यस। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, इट शुड बी अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी नेचर या यूनिट या सेक्टर किसी को बिलोंग करती हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो या सर्विस हो, कंप्लायंसेस तो है ना, कानून तो सब पे ही लग रहे हैं। कंपनीज एक्ट 2013 तो सारी कंपनीज पे ही लग रहा है। हाँ, उसके अलावा जो जो एक्ट है वो डिपेंड करता है कि आपकी कंपनी का नेचर क्या है, टाइप क्या है, उस पर डिपेंड करता है। अब सेबी के लॉज प्राइवेट कंपनी पे तो नहीं लगते ना, लिस्टेड कंपनीज पे लगते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि कौन सा एक्ट आप कौन से कंपनी में लगेगा। लेकिन कंपनीज एक्ट तो लग रहा है ना, कंपनीज एक्ट का जो कानून है वो तो कंपनीज पे लग रहा है, कुछ प्राइवेट पे, कुछ पब्लिक पे, कुछ लिस्टेड अनलिस्टेड, राइट। तो अगर आप एक प्रॉपर कंप्लायंस फ्रेमवर्क बनाते हैं तो वो आपकी कंपनी को बहुत ही फायदा देगा। इसलिए आप बोल रहे हैं इट इज हैज एबिलिटीज टू परफॉर्म की फंक्शंस अक्रॉस एवरी टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, राइट। अब क्या क्या की फंक्शंस हैं, बेनिफिट्स हैं वेल डिजाइन कंप्लायंस फ्रेमवर्क के। तो अगर आप एक अच्छा कंप्लायंस फ्रेमवर्क बनाते हैं तो उसके क्या क्या फायदे आपको मिलेंगे, एक बार यहाँ देखिए। तो यहाँ पे वी हैव बेनिफिट्स ऑफ वेल डिजाइन कंप्लायंस फ्रेमवर्क। पहला, कंप्लायंस डैशबोर्ड। अच्छा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डैशबोर्ड? अच्छा, ये जो आपका सारे फायदे हैं, फंक्शंस हैं। अच्छा, ये की फंक्शंस और इंपॉर्टेंस, बच्चे इसमें बड़े कंफ्यूज होते हैं कि मैम फंक्शन और इंपॉर्टेंस में क्या डिफरेंस होता है। कभी कभी ना किसी चीज का फंक्शंस भी दिए होते हैं, इंपॉर्टेंस भी दी होती है, तो हमें एग्जाम में जब पूछा जाएगा तो हम क्या लिखेंगे, मतलब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, अगर हमसे पूछा है इसका की फंक्शन, इसके फंक्शन क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। अब मैं अगर आपको एग्जाम्पल दूं, एक वॉशिंग मशीन है, उसका फंक्शन क्या है, क्या फंक्शन है? मैम वो कपड़े धोती है वॉशिंग मशीन, कपड़े ड्राई भी करती है, ड्रेन भी करती है, तो ये 3 फंक्शन है। अच्छा, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? बड़ी इंपॉर्टेंस है, हमारा टाइम बचेगा, हमारी एनर्जी बचेगी, और कपड़े बहुत अच्छे से धुलेंगे, ये सारे फायदे हैं। तो आपको मेरे दोनों चीजों में डिफरेंस समझ में आया है? वैसे ही ना फंक्शन को ना इंपॉर्टेंस में से कंपेयर मत करो, लेकिन फंक्शन है कि एक कंप्लायंस फ्रेमवर्क क्या क्या रोल और फंक्शन निभाता है। हाँ, बनाने से हम लोगों को क्या क्या फायदा मिलेगा वो अलग बात है, वो भी आएगा आगे।
इसलिए फंक्शन और इंपॉर्टेंस में कंफ्यूज मत होना। फंक्शन होता है ब्रॉड फंक्शन कि ये चीज क्या करने में एबल है, क्या करने में सक्षम है। तो कंप्लायंस फ्रेमवर्क बनाने से क्या क्या फंक्शन हो, क्या क्या फंक्शन है और रोल है कंप्लायंस फ्रेमवर्क का, वो हम यहाँ बात कर रहे हैं। तो पहला है कंप्लायंस डैशबोर्ड। तो डैशबोर्ड बेसिकली है एक तरह का ऐसा प्रोग्राम जो हमें मदद करता है कि हम अपने सारे कंप्लायंसेस को ट्रैक कर सके। ठीक है ना, ट्रैक। अब आप बोलोगे मैम इतनी कंप्लायंसेस हैं भी जिनको ट्रैक करने के लिए पूरा प्रोग्राम बनाया जाए? यस बिल्कुल है। आप जो पढ़ते हो बुक्स में वो पूरा लॉ तो नहीं है, आपको पूरा बेयर एक्ट तो नहीं पढ़ाया जाता। अभी आपने एग्जीक्यूटिव स्टेज में भी कंपनी लॉ पढ़ा है, फाइनल स्टेज में भी बहुत सारे कंपनी एक्ट के बारे में आप पढ़ेंगे काफी चीजें डेप्थ में, बट स्टिल इट इज नॉट अ बेयर एक्ट। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो शायद आपने पढ़ी भी ना हो और प्रैक्टिकली आपको देखने को मिलेंगी, राइट। सो यू नीड टू, आप कोई भी फ्रेमवर्क बना रहे हो अपनी कंपनी में तो उसका एक डैशबोर्ड होना चाहिए। डैशबोर्ड में क्या होती है, डैशबोर्ड कोई कोई चीज नहीं है जिसमें सारी चीजें स्टोर करी जाती है। अच्छा, डैशबोर्ड अगर वर्ड आपको वैसे जनरली इंग्लिश में देखा जाए तो डैशबोर्ड इज फॉर स्टोरेज। तो कंपनी के डैशबोर्ड में, कंपनी के कंप्लायंस डैशबोर्ड का बेसिकली मतलब होता है कि ऐसा प्रोग्राम जिसमें सारी कंपनी के एंटायर एनुअल कंप्लायंसेस रिकॉर्ड करी जाती है कि कंपनी पे क्या क्या कंप्लायंसेस लगती हैं। अब जैसे मैंने आपको जब बताया था कि सपोज मैं कंपनी सेक्रेटरी हूँ कंपनी की और कंप्लायंस फ्रेमवर्क बना रही हूँ, तो सबसे पहली चीज अगर मैं जो कर रही हूँ, क्या करूंगी मैं एक कंपनी में, सपोज मैं एक XYZ कंपनी है, ठीक है, मैं जॉब कर रही हूँ। तो सबसे पहली चीज मैं क्या करूंगी, सॉरी जस्ट नीडेड टू चेक वेदर एवरीथिंग इज अलाइंड। सो XYZ कंपनी में मैं काम कर रही हूँ, तो सबसे पहली चीज मैं क्या करूंगी। अब आप कहोगे मैम सबसे पहले ये तो बताओ कंपनी करती क्या है, किस चीज की कंपनी है। तो ये एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, दवाइयां बनाती है। फार्मास्यूटिकल कंपनी और दवाई बनाती है, ठीक है ना। अब being a company secretary of this company, first I am making compliance framework, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं लिस्ट डाउन करूंगी कि इस कंपनी पे कौन कौन सी कंप्लायंसेस लग रही हैं, कौन कौन से एक्ट लग रहे हैं। अब कंप्लायंसेस लग रही है का मतलब ये नहीं है कि सेबी लॉ में ये लग रहा है, इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से ये लग रहा है, कंपनीज एक्ट के हिसाब से ये लग रहा है। सबसे पहले तो मैं लाइन अप करूंगी कौन कौन से एक्ट लग रहे हैं इस कंपनी पे, उस एक्ट में कौन कौन से सेक्शंस लग रहे हैं इस कंपनी में, कौन कौन से नए रूल्स आए हैं जो इस कंपनी पे एप्लीकेबल होंगे। समझ रहे हो आप? इन्हीं को लिस्ट डाउन करने के लिए मुझे काफी समझना पड़ेगा पहले कंपनी कंपनी के बारे में, सब कुछ सारे एक्टिविटीज कंपनी के। तो ये कोई बहुत इजी टास्क नहीं है कि किताब खोल के बैठ गए, अच्छा इस पे कंपनी लॉ लग रहा है, इस पे सेबी लग रहा है, इस पे SCRA भी लग रहा है, डिपॉजिटरीज एक्ट भी लग रहा है, चलो चलो हो गया हमारा काम। नहीं, उसके लिए आपको डेप्थ में कंपनी को स्टडी करना पड़ेगा, उसके एक्टिविटीज लिस्ट डाउन करने पड़ेंगे, सारी चीजें देखनी पड़ेंगी, उसके बाद आप कंक्लूड करेंगे कौन कौन से एक्ट इस कंपनी पे लग रहे हैं। तो मैं कंपनी का डैशबोर्ड तैयार करूं, पहले कंप्लायंस डैशबोर्ड तैयार करूंगी जिसमें सारी लिस्ट करूंगी कंप्लायंसेस, ठीक है। तो चलिए हम ये एक एक करके फंक्शन पढ़ते हैं। कंप्लायंस प्रोग्राम must provide a single enterprise wise dashboard for all users to track and trend compliance events। तो यहां कह रहे हैं कि आपको एक एज अ सिंगल एंटरप्राइज, अब जैसे रिलायंस है, रिलायंस की कितने सारी चीजों में रिलायंस है। अब जैसे अगर आप मुझे बोलो कि मैम रिलायंस कंपनी का क्या नेचर, रिलायंस तो आपके पेट्रोकेमिकल्स में भी है, रिलायंस एग्रो इंडस्ट्री में भी है, फूड में भी है, रिटेल में भी है, क्लोथिंग में भी है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स में भी। तो रिलायंस को हम कैसे करेंगे, तो जब हम डैशबोर्ड तैयार करते हैं कंपनी का तो हम उसको एज अ सिंगल एंटरप्राइज लेते हैं। हाँ, उसके अलग अलग प्रोडक्ट लाइंस को अलग अलग हम लोग कैटेगराइज करेंगे, लेकिन एज अ सिंगल एंटरप्राइज हम उसका डैशबोर्ड तैयार करते हैं। All compliance events should be easily viewed interactively through the enterprise compliance dashboard। तो कह रहे हैं कि सारे compliance events को आप ये देखेंगे कि कंपनी और इवेंट, इवेंट मतलब ऐसा कोई वो इवेंट, यहाँ पे क्या मतलब है compliance event का। Here compliance event means
Compliances that are affecting the company, those are the compliance even for that particular company. Statutory auditors, internal auditors, compliance officer can use the dashboard to make decision on the compliance status of the organization. वेरी ट्रू। अगर आप सपोज एक प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी और किसी कंपनी में आप ऑडिट करने जा रहे हो, ठीक है, अगर उस कंपनी का ऑलरेडी कंप्लायंस फ्रेमवर्क तैयार है, बना हुआ है कि ये इस कंपनी का कंप्लायंस फ्रेमवर्क है, आप उसको स्टडी कर रहे हो, उस कंपनी के कंप्लायंस डैशबोर्ड की अगर आप नजर मारेंगे तो आप देखेंगे कि अच्छा इस कंपनी पे ये सारी कंप्लायंसेस लगनी है। ओके, अगर 5 आउट ऑफ 5 खाली 2 ही चीजें कंप्लायंस हुई और 3 नहीं हुई, तो सेक्रेटरियल ऑडिट का तो सेक्रेटरियल ऑडिटर जो होंगे वो तो उसी समय पकड़ लेंगे कि कंपनी के डैशबोर्ड को तो कंप्लाई नहीं करा गया, खुद बनाया गया कंप्लायंस डैशबोर्ड आप फॉलो ही नहीं कर रहे हो। तो वहीं उसी समय स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स हैं, इंटरनल ऑडिटर्स, कंप्लायंस ऑफिसर है, सेक्रेटरियल ऑडिटर्स है, दे आर गोइंग टू ट्रैक दैट वेदर द कंपनी का स्टेटस है क्या इन टर्म्स ऑफ कंप्लायंसेस। तो कंप्लायंस डैशबोर्ड बनाया जाता है जब भी कंप्लायंस फ्रेमवर्क होता है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है कंप्लायंस फ्रेमवर्क का। कंप्लायंस पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स, जब भी हम एक कंप्लायंस फ्रेमवर्क बनाते हैं हम कंप्लायंस से जुड़ी पॉलिसीज और प्रोसीजर भी बनाते हैं। अच्छा, ये जो शब्द है ना पॉलिसी, लेट मी टेल यू इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। क्योंकि मैम इतना क्या इंपॉर्टेंट है इस वर्ड में। सो ये पॉलिसी ना ऐसी चीज है जो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर देती है। अब कैसे? आप सपोज आप कपड़े चेंज, आपने ना कुछ खरीदा मार्केट से और अब आपको पसंद नहीं आ रहा, तो आप गए उनके शॉप पे, आपने कहा मुझे ये एक्सचेंज करना है, तो उन्होंने कहा ओके सर एक्सचेंज हो जाएगा, बिल दिखाइए, आपने बिल दिखाया, तो 20 दिन हो गए थे आपको खरीदे हुए वो प्रोडक्ट, तो उन्होंने आपको, कंपनी ने आपको, स्टाफ ने मना कर दिया कि सर ये तो एक्सचेंज नहीं होगा। आपने बोला क्यों नहीं एक्सचेंज होगा? तो कंपनी वालों ने बोला सर हमारी पॉलिसी है कि 15 डेज में ही एक्सचेंज होता है, उसके एक दिन ऊपर भी एक्सचेंज नहीं होता। तो आप कह रहे हो, आप अपनी तरफ से बोल रहे हो नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, मुझे मेरा मेरा ये प्रोडक्ट चेंज कर दो। सामने वाले कह रहे हैं नहीं नहीं हमारी पॉलिसी नहीं है, हमारी पॉलिसी नहीं है। उनका एक ही स्टेटमेंट होगा, हमारी पॉलिसी नहीं है ये, राइट। बेसिकली ये पॉलिसी होती है सेट ऑफ आई वुड से डायरेक्शंस होती हैं, ये एक सेट ऑफ कंडक्ट होता है कि ऐसा करना है, ऐसी सिचुएशन में ऐसा करना है, और उसके बाहर नहीं जाया जाता। हर चीज की अगर आप उस कस्टमर को बोल दोगे चलो ठीक है सर जाने दो 20 दिन में ही कर लेते हैं चेंज, एक्सचेंज तो हम पहले भी करते, कोई नहीं बेचारा 4 दिन बाद आया तो कोई नहीं तब भी एक्सचेंज कर लेते हैं, अगर आप हर किसी का ऐसे ही करते रहोगे तो पॉलिसी बनाने का फायदा क्या? इसलिए पॉलिसीज बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है एक अच्छे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। वैसे ही सिंस पॉलिसीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए हम अपने फ्रेमवर्क तैयार करते समय कंपनी की कंप्लायंस पॉलिसी भी बनाते हैं कि हमारी कंपनी की ये पॉलिसी है कि लास्ट डेट हम क्रॉस नहीं करेंगे कंप्लायंस। कोई भी अगर हमें आरओसी पे फॉर्म फाइल करना है उसकी लास्ट डेट नहीं क्रॉस होनी चाहिए, कंपनी की पॉलिसी है। और कोई भी अगर कंप्लायंस करनी है तो उसका ये प्रोसीजर है। तो फ्रेमवर्क तैयार हुई है, तो मैंने एक एग्जांपल लिया, देखो लास्ट डेट तो वैसे भी कोई क्रॉस नहीं करना चाहता, लेकिन सपोज ऐसे ही और भी बड़ी सारी पॉलिसीज तैयार करी गई हैं कंपनी में। तो यहाँ कह रहे हैं वेल डिजाइन डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम फॉर्म्स द बेसिस ऑफ मैनेजिंग द एंटायर लाइफ साइकिल ऑफ पॉलिसीज एंड प्रोसीजर विद इन एन एंटरप्राइज। यहाँ कह रहे हैं एक अच्छा मैनेजमेंट सिस्टम वही होता है जो एक अच्छे से पॉलिसीज को फॉलो करता है, जैसे मैंने भी बताया आपको। ensuring that these policies and procedure are in conformity with the ever changing rules and regulations is a critical requirement। यहाँ कह रहे हैं कि देखिए भाई ये जो पॉलिसीज और प्रोसीजर है ये भी नए नए रूल्स और रेगुलेशन के हिसाब से होने चाहिए। ये नहीं कि नया रूल आ गया कुछ और आपकी पॉलिसी वही की वही पुरानी है, आपका प्रोसीजर तो वही पुराना का पुराना है, ऐसा नहीं है। पॉलिसी प्रोसीजर को भी नए रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ कंफर्मिटी में होना चाहिए। The criterion, review, approval and release process of the policy documents and standard operating procedure SOPs should be driven by collaborative tool that provide core document management functionality। अब क्या है ना, बात तो बड़ी सिंपल लिखी होती है लेकिन बड़ी टेक्निकल लैंग्वेज लिखी होती है स्टडी मॉड्यूल में, तभी बच्चों को काफी समय पसंद नहीं है कि स्टडी मॉड्यूल से पढ़ना है। तो मैं आपको यहाँ बताती हूँ, मैं कह रहे हैं कि पॉलिसी प्रोसीजर बनाना, उसको रिव्यू करना, उसका अप्रूवल, उसको
इम्प्लीमेंट करना प्रोसेस, ये पॉलिसी डॉक्यूमेंट एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को ही यूज करता है। उसी के ये एक ऐसा टूल है, इसी को डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट बोलते हैं। यहाँ कह रहे हैं कि देखिए एक कंपनी है, कंपनी में कंप्लायंसेस है बहुत सारी। अब इतनी सारी कंप्लायंसेस हैं, कोई पॉलिसी बनाई नहीं गई कि कंप्लायंसेस कैसे फॉलो होंगी, बस लिख दिया कि ये सारी कंप्लायंसेस। सपोज मैंने अपने फ्रेमवर्क में कंप्लायंस डैशबोर्ड तो तैयार कर लिया, पर कोई पॉलिसी या प्रोसीजर नहीं बनाया, तो आपको नहीं लगता कि इससे बहुत ज्यादा हौश पौश हो सकता है, बहुत सारी हैसल्स हो सकते हैं, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स और कंफ्यूजन हो सकते हैं कंपनी में। 25-30 लोगों का डिपार्टमेंट है ये लीगल डिपार्टमेंट, इसमें आपको नहीं लगता कि बहुत ज्यादा आपस में मतभेद हो जाएंगे अगर मैं सिर्फ डैशबोर्ड दे दूं और पॉलिसी प्रोसीजर्स ना दूं? मैं फ्रेमवर्क बना रही हूँ ना कंपनी का, तो अगर मैं सिर्फ डैशबोर्ड दे दूं अपने टीम को और पॉलिसी प्रोसीजर ना दूं, तो आपको नहीं लगता प्रॉब्लम होगा? क्या है डैशबोर्ड? डैशबोर्ड एक प्रोग्राम है जिसमें सारी कंप्लायंसेस रिकॉर्ड होती है। खाली मैंने बता दिया ये सारी कंप्लायंसेस हमारी कंपनी पे लगेंगी, अब तुम जानो करो काम, करो काम। सब अपने अपने हिसाब से लग जाएंगे काम करना। आपको लगता है कि काम एक इफेक्टिवली या एफिशिएंटली हो पाएगा? आंसर इज अ बिग नो, नॉट एट ऑल, नेवर नेवर। ये पॉलिसी प्रोसीजर होती है लोगों को बांधने के लिए, उनके कंडक्ट को रेगुलेट करने के लिए, उनको डायरेक्शन देने के लिए। इसलिए कंप्लायंस की भी पॉलिसी प्रोसीजर बनाना बहुत ही जरूरी है। ये डिटेल में मैं अपना टाइम पास करने के लिए नहीं समझा रही आपको, इसलिए समझा रही हूँ ताकि कल को अगर आपको एग्जाम में आ जाए कि फ्रेमवर्क का क्या क्या फंक्शन होता है, तो आपको याद आ जाए कि मैम ने बोला था कि जब भी हम फ्रेमवर्क बनाने बैठेंगे तो हमें सबसे पहले डैशबोर्ड तैयार करना है, फिर उससे रिलेटेड पॉलिसी प्रोसीजर तैयार करनी है। आप स्किप ना करें ये फंक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है कंप्लायंस पॉलिसी एंड प्रोसीजर, राइट। उसके बाद एक्सेस टू रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो यहां कह रहे हैं a well-designed compliance management solution must offer capabilities for organization to continuously stay in sync मतलब तो synchronized with changing rules and regulations. As soon as there are regulatory changes, various departments should be notified proactively through email-based collaboration. अब बताओ, ये बड़ी जनरल बात नहीं लिखी है कि आप एक्सेस टू रूल्स एंड रेगुलेशन, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। आपका जो कंप्लायंस फ्रेमवर्क है बिल्कुल भी स्टेटिक नहीं होना चाहिए। स्टेटिक मतलब फिक्स्ड नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं बोल रही मैं कि आज मिस्टर ए को बोला है कि तुम सारी आरओसी कंप्लायंस लिखोगे, कल मिस्टर बी को बोल दिया, ऐसा वाला नहीं मैं बोल रही चेंजेस करते रहो। I am trying to tell you that framework should be designed in such a way that every staff should have access to rules and regulations, और अगर कोई change आया है किसी कानून में तो उस डिपार्टमेंट के पर्सन को प्रोएक्टिवली इन्फॉर्म करा जाए थ्रू ईमेल। जैसे आपको पता है आजकल ईमेल, अगर मैं आपको बताऊं कितनी पुरानी वे ऑफ कम्युनिकेशन है, आज भी फॉर्मल वे ऑफ कम्युनिकेशन ईमेल ही है। तो जितना भी व्हाट्सएप आ जाए, फेसबुक आ जाए, इंस्टा आ जाए, टेलीग्राम आ जाए, लेकिन अभी भी अगर स्टाफ को छुट्टी लेनी है तो वो ईमेल ही करेगा, वो इंस्टा या पोस्ट नहीं डाल देता। पोस्ट डाल दिया, सपोज मैंने छुट्टी लेनी है, मैंने डाल दिया स्वेटर वेदर, हॉट कॉफी विथ चिलिंग विंटर्स, गोइंग ऑन ऑफ हॉलीडे, और ऐसा पोस्ट कर दिया विच इज इम्प्लाइड टू एवरीवन दैट आई एम गोइंग ऑन ऑफ फ्रॉम टुमारो। ऐसा तो नहीं होता ना। और साथ में मैं टैग कर दूं नितेश सर को कि ये देख लो आई एम तो गोइंग ऑन ऑफ टुमारो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तब भी आई हैड टू डू ईमेल। ईमेल इज द ओनली फॉर्मल वे ऑफ कम्युनिकेटिंग, राइट। तो यहाँ कह रहे हैं कि जब भी फ्रेमवर्क बनाया जाता है तो वहां पे एक्सेस टू रूल्स एंड रेगुलेशन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। फ्रेमवर्क बिल्कुल भी ऐसा बनाया नहीं जाता कि एक बार बनाया और खत्म, नहीं। एक्सेस टू रूल्स, एक्सेस का मतलब क्या होता है? To see rules and regulation and to adapt and implement is very important. Why? Because rules and regulation change होते रहते हैं, उनको जब तक implement नहीं करोगे ऑर्गेनाइजेशन में तब तक आपका नहीं चलेगा। तो ये फ्रेमवर्क ढंग से implement नहीं हो पाएगा। मतलब आपने फ्रेमवर्क बना लिया, नया रूल आ गया, आपने उसको नजरअंदाज कर दिया, पुराने के हिसाब से चलते रह रहे हो, तो पेनल्टी तो लगेगी ना। अगर आज एक फॉर्म फाइलिंग की डेट 30 दिन से 15 दिन के अंदर हो जाए और अगर आपने ये चीज को छोड़ दिया, नजरअंदाज कर दिया, तो आप पे तो लग गई पेनल्टी। तो फिर क्या फायदा ये इतना बड़ा फ्रेमवर्क बनाने का?
right? So access to rules and regulation is very important. This process critically enables the organization. ये process enable करता है organization को to dynamically, मैंने बोला ना क्या ये dynamic framework होना चाहिए, dynamically change their policies and procedure in adherence to the revised rules and regulation. यहाँ कह रहे हैं कि आपका ये फ्रेमवर्क में ऐसा एक्सेस होना चाहिए रूल्स एंड रेगुलेशन में कि जैसे ही रूल एंड रेगुलेशन कोई चेंज हो उसी समय आपके ऑर्गेनाइजेशन डायनामिकली उसको चेंज कर दे, अपने पॉलिसीज एंड प्रोसीजर को भी करना पड़ेगा ना। ये थोड़ी ना अच्छा हम इतनी मेहनत से पॉलिसी प्रोसीजर बनाए और हम चेंज कर दें, हम तो नहीं कर रहे, मत करो, डिपार्टमेंट पेनल्टी तो तुम पे ही लगाएगा। जो कानून चेंज हो रहा है तो तुम्हें तो अपने पॉलिसी प्रोसीजर चेंज करने पड़ेंगे ना, और वो भी बहुत प्रोएक्टिवली और बहुत डायनामिकली। डायनामिकली का मतलब है कि क्विकली, डायनामिक मतलब चेंजिंग। अब जैसे आपको बोल रहे हैं कि आपको भी मतलब बिजनेस बहुत ही डायनामिक होता है कि वो कभी भी सेम एनवायरनमेंट में काम भी करता, चेंजेस होते रहते हैं, उसके हिसाब से बिजनेस को भी चेंज होना पड़ता है और अडेप्ट करना पड़ता है। अब देखो कोरोना वायरस आ गया, कितनी कोरोना वायरस ने खैर चेंज नहीं, बहुत सारे चेंजेस ले आए हमारे तो दुनिया के जिंदगी के लाइफस्टाइल में चेंज आ गया कोरोना वायरस की वजह से। तो बिजनेस क्या है, तो अगर हम लोग अडेप्टिव नहीं होंगे तो फिर तो क्या करोगे, फिर तो कोरोना क्या, फिर तो आप वर्क ही नहीं कर पाएंगे, राइट? सो अब कोरोना की सिचुएशन में हमने भी अडेप्ट किया ना, राइट? हमने भी चेंजेस को अपनाया, चेंजेस के साथ चेंजेस को इम्प्लीमेंट करा, उसके हिसाब से एडहेरेंस करा। अब हमने कभी लॉकडाउन सुना था लाइफ में? हमने ये टर्म भी कभी सुना था लॉकडाउन? आई थिंक हमारे पेरेंट्स के पेरेंट्स ने भी कभी सुना नहीं होगा ये वर्ड लॉकडाउन, एंड उनके भी कभी एंटायर आई थिंक पिछले 80-90 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ जो अभी हुआ फर्स्ट टाइम, राइट? लेकिन फिर भी सबने अडेप्ट करा चेंजेस को। तो ऑल दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे फ्रेमवर्क में भी डायनेमिकली चेंजेस अडेप्ट करने होने चाहिए। While tracking a single regulation may be manually feasible, it becomes an error-prone task to track all local, state, and central regulation, including those taking place across the globe. A well-designed compliance management program offers up-to-date regulatory alerts across the enterprise. तो यहाँ कह रहे हैं कि आपको कंप्लायंस फ्रेमवर्क बना के छोड़ नहीं देना है, आपको बहुत ही एक्टिवली चेंजेस को इम्प्लीमेंट करना है। यहाँ कह रहे हैं कि अगर कोई एक रूल में चेंज है वो तो कोई भी मैनुअली मैनेज कर लेगा। जैसे सपोज आरओसी ने अपना एक फॉर्म चेंज करा है, तो जो आरओसी डिपार्टमेंट है जो मैनेज कर रहा है आरओसी के सारे कंप्लायंसेस, वो मैनुअली अपने डिपार्टमेंट में चेंज कर लेंगे, ठीक है ना? लेकिन अक्रॉस द ग्लोब कह रहा है, अगर आपकी इंटरनेशनल कंपनी, आपकी एमएनसी है, आपकी कंपनी के सपोज जो ऑपरेशन है वो इंडिया के बाहर भी हो रहे हैं, या सपोज कोई ऐसा रूल आया है जो आपकी कंपनी को अफेक्ट कर रहा है और पूरे एंटरप्राइज को अफेक्ट कर रहा है, तो यहाँ कह रहे हैं आपको ये सब चीजें बहुत ही प्रोएक्टिवली फॉलो कर लेनी चाहिए और अक्रॉस द एंटरप्राइज ये चीज सारे डिपार्टमेंट्स को पता हो जानी चाहिए कि ये नया चेंज आया है, ठीक है ना? फॉर अ गुड मैनेजमेंट सिस्टम, फॉर अ गुड कंप्लायंस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है ना? आगे देखिए, तो यहाँ कह रहे हैं, तो अभी तक हमने ये बात करी कि अगर आप एक अच्छा कंप्लायंस फ्रेमवर्क बना रहे हैं तो उसमें कंप्लायंस डैशबोर्ड होना चाहिए, उसमें कंप्लायंस पॉलिसीज एंड प्रोसीजर होने चाहिए, उसमें एक वेल डिजाइन एक्सेस टू रूल्स एंड रेगुलेशन होना चाहिए। उसके बाद है कंप्लायंस की ऑडिट भी होना जरूरी है। अच्छा, ऑडिट क्या होता है? ऑडिट इज टू चेक, ऑडिट इज टू check, right? So compliance audit क्या होता है? Compliance audit होता है to check your compliances. Audits have now become part of the enterprise core infrastructure. यहाँ कह रहे हैं बड़ा ही important function और एक core infrastructure है audits, checking. Basically आपको अगर मैं बहुत ही पुराने टाइम पे अगर लेके जाऊं, जब ऑडिट इवोल्यूशन हुआ था, ऑडिट का वर्ड आया था इस दुनिया में, तो पहले ये माना जाता था कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की चेकिंग होनी चाहिए,
गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की, क्योंकि गवर्नमेंट जनता के लिए काम कर रही है और बहुत टैक्स और बहुत रेवेन्यू पैसा आता है गवर्नमेंट के पास। तो गवर्नमेंट को कोई चेक करने वाला होना चाहिए। तो टीम बनाई जाती थी जो बहुत ही इंडिपेंडेंट टीम होती थी और गवर्नमेंट के काम को, गवर्नमेंट के पब्लिक अकाउंट्स को चेक करती थी। और ये वर्ड होता था ऑडियर, और मतलब गवर्नमेंट के ना ऑफिसर्स को चेक करती थी और उनकी दलीलें सुनती थी, उनको कुछ सुनाती थी। तो ऑडियर, टू लिसन, ऑडियर का मतलब होता है टू लिसन, उसी से ये वर्ड बना ऑडिट। ऑडियर, AUDIRE, ऑडियर। ऑडियर एक लैटिन टर्म है जो कहता है टू लिसन। ऑडिटर होता था जो जाके चेक करता था और सुनता था कि ये कैसे और क्यों और कब हुआ है। तो ऑडिटर मीन्स टू लिसन। ये पब्लिक अकाउंट्स के साथ होता था, गवर्नमेंट अकाउंट्स का तब कंपनीज इन सबके ऑडिट नहीं होती थी। लेकिन ग्रेजुअली ये सारी चीजें फिर इम्प्लीमेंट होने लग गई कंपनीज पे भी। लेकिन स्टार्टिंग जब बर्थ हुआ था हमारे ऑडिट का, तो ये वर्ड कहां से निकला? इस ऑडियर शब्द से। ऑडियर मतलब टू लिसन। अच्छा, आपको मेरी फोटो के ऊपर आई गेस दिख नहीं रहा होगा, राइट? ऑडियर लिखा हुआ है, आई विल राइट इट ओवर हियर। ऑडियर, ऑडियर मीन्स टू लिसन, उसी से ये वर्ड बना है ऑडिट, राइट? तो अब यहाँ पे कह रहे हैं कि कंप्लायंस ऑडिट भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। Audits have now become part of the enterprise. Core infrastructure, internal audit, financial audit, external audit, vendor audit must be facilitated through a real-time system. रियल टाइम का मतलब होता है कि देर मत करिए। अगर देर से अगर आप कंट्रोलिंग करेंगे, चेकिंग करेंगे, ऑडिट करेंगे, तो एरर तो हो चुका होगा, नुकसान जो होना है वो हो चुका होगा। इसलिए रियल टाइम ऑडिट होनी चाहिए। रियल टाइम मतलब सही समय पे होनी चाहिए। ऑडिट्स आर नो मोर एन एनुअल एक्टिविटी नाउ। ये नहीं कि पूरा साल के अंत पे कोई बाहर से आकर ऑडिट करेगा तभी चेकिंग होगी, इसके अलावा तो हम नहीं चेकिंग करने वाले, ऐसा नहीं होना चाहिए। Appropriate evidence of internal audit become critical in defending compliance to regulations. अच्छा, मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ। मेरी कंपनी है, मैं कंपनी सेक्रेटरी हूँ, लीगल टीम है, बहुत बड़ी कंपनी है मेरी, इसमें एरर हो सकता है, फ्रॉड भी हो सकता है, नॉन कंप्लायंस भी हो सकती है। लेकिन अगर मेरी कंपनी टाइम टू टाइम कंप्लायंस ऑडिट करती रहे, खुद हम खुद ही, मतलब मैं खुद ही डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट की कंप्लायंस ऑडिट कंडक्ट करता रहे, तो क्या होगा? जब सेक्रेटरियल ऑडिटर्स बाहर से आएंगे मेरी कंपनी में ऑडिट करने, तो उनको रिपोर्ट में कोई ओपिनियन गलत नहीं देना पड़ेगा। मतलब एक होता है जब ऑडिटर्स अपनी रिपोर्ट में ओपिनियन देते हैं, ठीक है ना, तो ओपिनियन उनका क्या होगा? पॉजिटिव होगा हमारी कंपनी के बारे में, राइट? वो बाहर से आके कोई गलती निकाले, इससे अच्छा पहले मैं ही गलती निकाल के उसको रेक्टिफाई कर दूं। मैं तो हेड हूं लीगल डिपार्टमेंट की। मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट सेक्रेटेरियल ऑडिटर तो बाहर से आएंगे और अपनी रिपोर्ट में लिख के चले जाएंगे कि आपकी कंपनी में ये चीजें पाई गई। जब वो अपनी रिपोर्ट तैयार करेंगे, रिपोर्ट ROC को जाएगी, एनुअल रिपोर्ट के साथ, बोर्ड रिपोर्ट के साथ जाएगी, आपकी सेक्रेटरी ऑडिटर की रिपोर्ट, और उसमें अगर कुछ आपकी कंपनी के बारे में एडवर्स ओपिनियन हो जाए तो क्या होगा? आपकी कंपनी का वही नाम खराब, पेनल्टी, मे भी कोई इन्वेस्टिगेशन ही ना हो जाए, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, है ना? तो हम क्यों वेट करें कि कोई बाहर से आके पहले हमारी कंपनी की गलतियां निकाले? क्यों ना हम ही अपनी कंप्लायंस ऑडिट्स अपने फ्रेमवर्क में एक इंपॉर्टेंट फंक्शन की तरह रखें कि हम लोग कंप्लायंस फ्रेमवर्क बना रहे हैं, हम लोग पॉलिसी प्रोसीजर बना रहे हैं, एक्सेस टू रूल्स एंड रेगुलेशंस पे रखेंगे, और साथ में हम अपनी कंप्लायंसेस की ऑडिट भी करते रहेंगे टाइम टू टाइम, सो दैट हमारी नॉन कंप्लायंस का कोई चांस ही ना रहे, राइट? सो कंप्लायंस ऑडिट इज वेरी इंपॉर्टेंट. Again, a very important element of compliance framework. Quality management. Quality से याद आया, आज मैं एक एड देख रही थी अर्बन क्लैप की। उस एडवर्टाइजमेंट में था that a lady tells her maid to clean the washroom. तो maid said कि नहीं ये तो मुझसे नहीं होगा, ये तो अर्बन क्लैप ही कर सकता है, ठीक है ना? तो सडनली ना आई रिमेम्बर्ड एन इवेंट, मे बी लास्ट ईयर और लास्ट ईयर, I asked my maid to clean the washroom properly. She said
कि भाभी बुक अर्बन क्लैप ना, मैं तो अर्बन क्लैप ही बुक करती हूँ जब भी अपना वॉशरूम क्लीन करना होता है, यू नो। एंड मतलब तब मुझे इतनी हंसी आई थी कि मतलब आई हैव टू बुक अर्बन क्लैप एंड व्हाट आर यू फॉर। तो आप समझ रहे हो मतलब टैंट्रम्स मेड्स के। तो मेरे को ना ये एड देख के ना अपना रियल इवेंट याद आ गया कि ये तो मेरे साथ तो हुआ है इवेंट, ये तो आज जो एड बनी हुई है। एंड सोचो मेड्स के टैंट्रम्स देखो जरा। आजकल मेड्स मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क बना हुआ है। आजकल मैं कुछ नहीं करती, सिर्फ मेड अपॉइंटमेंट और इंटरव्यूइंग में लगी हुई हूँ। आई इतने इंटरव्यू तो मैंने आज तक मतलब किसी के ना लिए होंगे ना सोचे होंगे जितने इंटरव्यू मैं मेड के ले चुकी हूँ। आज एक मेड, अब तो मुझे एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर, मेरा मन करता है एक फॉर्म बना लूं। योर नेम, वेयर आर यू फ्रॉम, टाइम, आर यू मैरिड, डू यू हैव किड्स, व्हाट टाइम आर यू गोइंग टू गिव, डू यू नो दिस वर्क। मतलब सो मेनी क्वेश्चन आई हैव टू आस्क टू अ मेड। एंड ट्रस्ट मी, एक दिन में मैं 3-4 इंटरव्यू लेती हूँ मेड्स के। ये मेड बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। मेरी पुरानी मेड गई है ना, मुझे ना उसकी इंपॉर्टेंस याद हो रही है बहुत ज्यादा। मुझे लग रहा है वो क्यों गई है। तो ये तो मतलब एक बहुत ही बड़ा टास्क है। इसके लिए भी ना एक फ्रेमवर्क होना चाहिए घरों में। ये मैं कभी भी सुनती थी बड़ा, टीवी मूवी सीरियल्स में, अरे मेड नहीं है, भाई नहीं है तो क्या होगा, भाई नहीं, मतलब सही है, व्हाट अ बिग टास्क। नाउ आई नो इट इज अ वेरी बिग टास्क। पहले तो मैं ज्यादातर घर के बाहर रहती थी, मुझे पता नहीं चलता था कि मेड का आना ना आना या छुट्टी पे जाना कोई टास्क भी हो सकता है। बट अब घर पे रहने के बाद तो आई फील यस, मेड का ना आना एक बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती है घर में। चलिए एनीवे, हम अपने पांचवें एलिमेंट पे, पहले पहले 4 एलिमेंट फंक्शन कौन कौन से हैं। एक तो फ्रेमवर्क तैयार करते समय कंप्लायंस डैशबोर्ड तैयार कर लेना है। कंप्लायंस डैशबोर्ड होता है जिसमें सारी कंप्लायंसेस रिकॉर्ड होती हैं। उसको कैसे करना है, उसके लिए पॉलिसी प्रोसीजर होना चाहिए। पॉलिसी प्रोसीजर बना ली, पर पॉलिसी प्रोसीजर चेंज भी तो हो सकती है, तो उसके लिए एक्सेस टू रूल्स एंड रेगुलेशंस होना चाहिए। ठीक है ना। उसके बाद रूल्स एंड रेगुलेशन सब हमने चेंज कर लिया, लेकिन अब कंप्लायंस हुई है या नहीं हुई है उसकी ऑडिट करते रहना चाहिए। तो कंप्लायंस ऑडिट भी हमारा चौथा बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है व्हेन वी आर मेकिंग ड्राफ्टिंग कंप्लायंस फ्रेमवर्क। अब आ जाते हैं हम लोग क्वालिटी मैनेजमेंट पे। Most organizations have internal, operational, plant level or departmental quality initiative to industry mandates like Six Sigma और ISO 9000। तो यहाँ सिक्स सिग्मा कहता है, वैसे तो सिक्स सिग्मा एसएम का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का, जो कहता है क्वालिटी इंप्रूवमेंट। अगर आपने 100 चीजें बनाई हैं, जैसे मैंने 100 जूते बना, मेरा जूते बनाने की कंपनी है, मैंने 100 जूते बनाया, उसमें से 50 डिफेक्टिव निकला है, तो मेरा क्या फायदा, मतलब इतने प्रोडक्शन करने का क्या फायदा। तो आपका जो डिफेक्टिव प्रोडक्ट होता है उसका रेशियो आपके गुड क्वालिटी प्रोडक्ट से मतलब बहुत ही कम होते रहना चाहिए। जैसे इफ इट इज 50-50 देन इट्स अ वेरी बैड सिचुएशन कि आपके 50 डिफेक्टिव निकल रहा है, 50 अच्छे प्रोडक्ट निकल रहे हैं। 30-70 नॉट अ गुड रेशियो, इट शुड बी लेस देन 10। 2-3% अगर खराब प्रोडक्ट निकल गए चलेगा, लेकिन 97% तो सही निकलना चाहिए ना। तो यही होता है, ये सिक्स सिग्मा टॉक्स अबाउट दिस। सिक्स सिग्मा कहता है कि क्वालिटी पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। इसलिए यहाँ पे भी कह रहे हैं कि ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशन क्वालिटी प्रोग्राम्स अपने बहुत ज्यादा एक्टिव रखते हैं और बिलीव करते हैं कि क्वालिटी की होनी चाहिए सारी चीजें। और आज की डेट में आप देख भी लो, हर किसी को आजकल क्वालिटी प्रेफर्ड है। हर बिजनेस में इतना कंपटीशन है कि अगर कहीं किसी बिजनेस ने क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज कर ली तो कस्टमर तो यूं चेंज कर देगा बिजनेस को, ऐसे कि हम तुम्हें नहीं जानते, हम तो और भी बड़े सारे बिजनेस हैं हमारे पास, बहुत ऑप्शन है अपने पास। तो ऐसा होता नहीं है, हम गए सैलून, हमारे बाल ठीक से नहीं धोए, गेट लॉस्ट, हम दूसरे के पास जाएंगे। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट टुडे नाउ अब आज पहले के जमाने में ना जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन थे ना वो बड़े ही आई वुड से प्रोड्यूसर ओरिएंटेड थे। प्रोड्यूसर जो बना रहे कस्टमर बेचारे को वही लेना पड़ता था, लेकिन आजकल के बिजनेस जो है ना वो बड़े कंज्यूमर ओरिएंटेड है। नाउ इट इज अ सोसाइटी ऑफ अ कंज्यूमर ड्रिवन सोसाइटी बोलते हैं जिसको, कंज्यूमर ड्रिवन। मतलब नाउ यू हैव टू मेक श्योर दैट योर कस्टमर इज सेटिस्फाइड, तभी आपका बिजनेस चल पाएगा, राइट। तो यहाँ कह रहे हैं
most quality practitioners agree that compliance and quality are two sides of the same coin. Do you agree with this? Quality and compliance are two sides of the coin. That means they are very important कि quality और compliance से ही quality पता चलती है. अब बोलोगे मैम ये क्या है, मतलब अगर मेरी कंपनी है तो हम तो कंप्लायंस इसलिए करेंगे ताकि अपने पे पेनल्टी ना लगे. अब इससे क्वालिटी का क्या रिलेशन है? अब आप जितना अच्छे से कंप्लायंसेस करेंगे, कानून फॉलो करेंगे. कानून क्यों बनाया जा रहा है, क्यों बनाया जाता है? कानून बनाया जाता है बेनिफिट के लिए, शेयर होल्डर्स, स्टेक होल्डर्स, जनता के लिए, पब्लिक के लिए, गवर्नमेंट के लिए. अगर ये सारी चीजें आप अच्छे से कंप्लाई करें तो डेफिनेटली आप एक क्वालिटी सर्विस देंगे अपने स्टेक होल्डर्स को. तो इसलिए कंप्लायंस एंड क्वालिटी आर द टू साइड्स ऑफ द कॉइन. Therefore, it is critical to ensure कि आप एक अच्छा कंप्लायंस मैनेजमेंट अपनी कंपनी में रखें, तभी आप एक अच्छी क्वालिटी मैनेजमेंट कर पाएंगे. अब क्वालिटी मैनेजमेंट कर पाएंगे, जैसे मैंने अभी इतनी कहानी बताई कि क्वालिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउ डेज, राइट. अगर आज मैं किसी कंपनी में पैसा लगा रही हूं तो मैं उस कंपनी को उस पर्सपेक्टिव से देखूंगी कि इस कंपनी की क्या क्वालिटी है. अगर एक कंपनी पे आए दिन इनकम टैक्स के चलान कट रहे हैं, आए दिन पेनल्टी लग रही है, आए दिन सेबी के नोटिस जा रहे हैं, तो डू यू थिंक दैट आई विल इन्वेस्ट इन दैट कंपनी? आई वुड लाइक टू इन्वेस्ट इन दैट कंपनी? नेवर, बिकॉज दैट इज नॉट अ क्वालिटी कंपनी. इसलिए कह रहे हैं कंप्लायंस एंड क्वालिटी आर टू साइड्स ऑफ द कॉइन. ठीक है ना. उसके बाद यहां देखिए ध्यान से, कंप्लायंस ट्रेनिंग. नाउ द नेक्स्ट वन इज कंप्लायंस training. Most compliance programs often require evidence of employee training. Sometimes lack of knowledge and incomplete procedure lead to fines and penalties to the director and officers of the company. The compliance office has to work closely with the legal team of the organization to facilitate employee training. Well-designed compliance program require a well-integrated approach to training management. तुम्हें लगता है जरूरी है ट्रेनिंग एम्प्लॉय की विद रिस्पेक्ट टू कंप्लायंसेस? सो इफ यू से नो देन बहुत गलत बात है, बिकॉज आंसर इज यस, ऑफ कोर्स कंप्लायंस ट्रेनिंग बड़ी जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है. ऐसा ना कभी जैसे एक स्टाफ की गलती, छोटी सी स्टाफ की गलती, या अभी मुझे बहुत ही हंसी वाला एक एग्जाम्पल याद आ गया, मैं बोलना नहीं चाहती, वो बहुत ही फनी एग्जाम्पल है, मुझे याद आया है. आई वुड से एनीवे, ऐसा हुआ था एक बार नितेश इंस्टीट्यूट, एक स्टाफ ने, आई वुड नॉट नेम, बट एक स्टाफ ने पता नहीं इंस्टीट्यूट का मैसेज डालते हुए कुछ फैसिलिटी को फर्टिलिटी लिख दिया था. तो उस टाइम पे हम लोगों को हंसी तो बहुत आई थी कि ये गलती हो गई स्टाफ से, बट वो गलती बहुत ही क्रिटिकल गलती थी. एंड उस टाइम पे सर की भी यही स्टेटमेंट थी कि एक गलती कुड एक्चुअली ruin माय इमेज. सो इसलिए ट्रेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एवरी स्टाफ, राइट. मैंने कहा ना कि बड़ा ही फनी एग्जाम्पल है जो मुझे याद आया कि तो ट्रेनिंग में यहाँ पे आपको ये बता रहे हैं कि एम्प्लॉय की ट्रेनिंग बड़ी जरूरी है. स्टाफ की छोटी सी गलती भी, अब सोचो इंस्टीट्यूट के बारे में फैसिलिटी की जगह उन्होंने फर्टिलिटी लिख दिया, फर्टिलिटी सेंटर, तो सोचो वो तो कितना, मतलब हमारे तो इंस्टीट्यूट का बिल्कुल ही चेंज कर दिया. वो मिस्टेक थी, दैट वाज अ मिस्टेक बाय द स्टाफ. गलती से जैसे एक डिक्शनरी ओपन हो जाती है, बड़ी बार हम लोग भी मैसेज कर रहे होते हैं एंड सडनली हम लिख कुछ और रहे होते हैं एंड फोन सडनली एक ट्रैक, मतलब हमारे वर्ड को या जो हम लिखना चाहते हैं उसको ऑटो सिस्टम के हिसाब से मैसेज सेंड कर देता है. बड़ी बार हमसे भी ऐसे होता है, राइट. तो वो ऑटो करेक्शन के हिसाब से वो मतलब वर्ड आ गया बाई चांस, तो कहने को वो बड़ा, मतलब उसने जब वो मैसेज गया नहीं आगे कहीं पर, जब वो ड्राफ्ट हुआ मैसेज तो हमने बाद में पढ़ा दैट वाज अ मिस्टेक. तो चाहे मिस्टेक हो, नेग्लिजेंस हो, या आप कुछ भी बोल सकते हो स्टाफ का, अगर ये चीज होती है तो इसकी वजह से पेनल्टीज लग जाती है बड़े बड़े डायरेक्टर्स और ऑफिसर्स पे.
तो इसलिए कह रहे हैं कि बेचारे डायरेक्टर जो इतनी दूर बैठा है, या मे बी शायद इंडिया के किसी कोने में बैठा है, या मे बी शायद इंडिया के बाहर बैठा है, उसको तो पता नहीं कि स्टाफ की एक छोटी सी नेग्लिजेंस की वजह से कंपनी की नॉन कंप्लायंस हो गई है, जिसकी वजह से बहुत बड़ी पेनल्टी लग चुकी है डिपार्टमेंट की तरफ से। तो इसलिए कह रहे हैं कि कंप्लायंस ट्रेनिंग बहुत ज्यादा जरूरी है टू एवरी स्टाफ एम्प्लॉय शुड बी गिवन अ प्रॉपर ट्रेनिंग एंड दे शुड बी प्रॉपरली वेल वर्स्ड विद द कंपनीज पॉलिसी प्रोसीजर एंड कंप्लायंसेस। इसलिए फ्रेमवर्क बनाते समय कंपनी सेक्रेटरी को यह ध्यान देना चाहिए कि उसको थोड़ा समय कंप्लायंस ट्रेनिंग, थोड़ी चीजें कंप्लायंस ट्रेनिंग में भी डिवोट करनी पड़ेंगी। अच्छा, क्या फायदा इतना बड़ा डैशबोर्ड बनाने का, रूल्स पॉलिसी प्रोसीजर बनाने का, जब मेरे खुद के एम्प्लॉय और स्टाफ ही एक ऐसी गलती कर जाए जो मेरे को बहुत भारी पड़ जाए, जो शायद उन्होंने गलती से या नेग्लिजेंस में हो जाए। तो इसलिए ट्रेनिंग देना बहुत जरूरी है। अगला है कंप्लायंस टास्क मैनेजमेंट। The company must create a plan to manage and report status of all the compliance related activities from a centralized database. कौन सा डिपार्टमेंट और कौन ऑफिसर जो रिस्पॉन्सिबल है कंप्लायंसेस के लिए, वो ठीक से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसका स्टेटस अपडेटेड रहना बहुत जरूरी है। ऑटोमेटेड अपडेट्स फ्रॉम द वेरियस कंप्लायंस मॉड्यूल्स should provide up to date status reporting that could be viewed by the board. Compliance officer, entity compliance coordinators, quality officers and others as designated. तो यहाँ कह रहे हैं इसके अप टू डेट स्टेटस लेते रहना बहुत जरूरी है। कौन लेगा अप टू डेट स्टेटस? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ले सकते हैं, कंप्लायंस ऑफिसर्स ले सकते हैं, क्वालिटी ऑफिसर्स ले सकते हैं, कोऑर्डिनेटर्स ले सकते हैं, या जो भी ऑफिसर डेजिग्नेटेड है उनको नजर रखते रहना चाहिए कि काम ठीक से हो रहा है या नहीं। आप गाइस जरा यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखिए। अगर मैं यहाँ पे I'll take next time na I'll open a wait, I can do this right now also. तो यहाँ देखिए, अब यहाँ पे कंप्लायंस फ्रेमवर्क, कंप्लायंस फ्रेमवर्क बना रही हूं मैं अपनी कंपनी का, ठीक है ना। अब इस फ्रेमवर्क को तैयार करते समय मेरे को किन किन बातों का ध्यान रखना है, जरा यहाँ पे देखो। मैं सबसे पहले तो अपनी कंपनी का बनाऊंगी डैशबोर्ड कि इस कंपनी में क्या क्या कंप्लायंसेस लग रही है। इस कंप्लायंसेस को फॉलो कराने के लिए मुझे चाहिए पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स। पॉलिसी प्रोसीजर स्टेटिक नहीं रहते, डायनामिक होते हैं, चेंज होते रहते हैं। तो उसके लिए मुझे एक्सेस चाहिए रूल्स एंड रेगुलेशंस का। ठीक है ना। उसके बाद मुझे कंपनी का एक्सेस मिल गया, रूल्स रेगुलेशन का, पॉलिसी प्रोसीजर्स हो गए हैं। मुझे कंप्लायंस ट्रेनिंग देनी पड़ेगी एम्प्लॉयज को। कंप्लायंस रिपोर्टिंग करानी, स्टेटस अपडेटेड रहना बहुत जरूरी है। क्वालिटी मैनेजमेंट पे बहुत ध्यान देना है। राइट, तो ये सारी चीजें अब यहाँ पे देखिए जरा, ये सारे इंपॉर्टेंट की फंक्शंस हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन के। ट्रेनिंग, टास्क मैनेजमेंट, कंप्लायंस, ऑडिट, एक्सेस टू रूल्स एंड रेगुलेशन, ये कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। तो अच्छा, हमने कंप्लायंस ऑडिट मिस कर दिया। ऑडिट मींस टू चेक बेसिकली, राइट। टास्क मैनेजमेंट में हम लोग करते हैं मैनेजमेंट वही अपना कंट्रोलिंग करना, रिपोर्टिंग करना, डायरेक्ट करना, देखना कि सारी कंप्लायंसेस हुई है या नहीं। तो हमारा क्या रह गया यहाँ पे? ऑडिट, कंप्लायंस ऑडिट। तो अगर मैं एक फ्रेमवर्क बना रही हूँ अपनी कंपनी का, तो मैं जो फ्रेमवर्क बनाऊंगी तो सीधा ये नहीं कि क्या क्या कंप्लायंस है और तुम रिस्पॉन्सिबल हो, नहीं। इस वाले स्टेप में मैं देखूंगी क्या क्या कंप्लायंसेस है, ये कंप्लायंसेस कैसे पूरी करी जानी है, उसके लिए क्या क्या पॉलिसी प्रोसीजर बनाए जाएंगे। ये पॉलिसी प्रोसीजर में कोई चेंज तो नहीं आना, उसके लिए मुझे रूल्स एंड रेगुलेशन के लिए हमेशा एक्सेस रहना चाहिए, और हर एंटरप्राइज में प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए टू कीप योरसेल्फ अपडेटेड विद द रूल्स एंड रेगुलेशंस।
ठीक है। एम्प्लॉयज को प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए, क्योंकि उनको ट्रेनिंग नहीं मिली है तो ना कोई कंप्लायंस होगी और ना ही कोई नई अपडेशंस रहेंगी। उसके बाद रिपोर्टिंग, यहाँ पे कंप्लायंस रिपोर्टिंग मैंने आपकी बुक में लिखा है कंप्लायंस टास्क मैनेजमेंट, ठीक है। मैनेजमेंट, रिपोर्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सब होना चाहिए। क्वालिटी इंश्योर करना बहुत जरूरी है, बिना क्वालिटी सर्विस के। अच्छा, हमने क्वालिटी में क्या क्या पढ़ा, मॉड्यूल में लिखा था कंपनी क्वालिटी के लिए सिक्स सिग्मा ये सब इस्तेमाल करती है। क्वालिटी एश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वालिटी और कंप्लायंस आर द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, ये सब चीजें हमने पढ़ी। उसके बाद कंप्लायंस ऑडिट बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप टाइमली अपनी खुद की ऑडिट करते रहेंगे तो आपके लिए बहुत ही सही रहेगा अपने एरर्स को रेक्टिफाई करने को, ठीक है ना। सेक्रेटेरियल ऑडिटर आके गलती निकाल के रिपोर्ट में लिख जाए, उसके बाद तुम सही करो ना अपनी गलती, तब तक बहुत लेट हो चुका होगा। इसलिए अपने फ्रेमवर्क में ये बात का भी बहुत ध्यान रखें कि आपको किस चीज का ध्यान रखना है, ऑडिट भी करते रहना अपने कंप्लायंसेस की, ठीक है ना। तो ये एक चार्ट है जिसमें ये 7 पॉइंट्स अबाउट क्या है ये, की फंक्शंस ऑफ कंप्लायंस फ्रेमवर्क, राइट। चलिए, गेटिंग बैक टू मॉड्यूल। प्रोसेस, अब हमारा आ रहा है प्रोसेस फॉर सेटिंग अप कंप्लायंस फ्रेमवर्क। अच्छा गाइस, एक बात मुझे बताइए, हमारे कंप्लायंस फ्रेमवर्क में क्या क्या फंक्शन होना चाहिए, ये तो हमने बात कर ली कि हमारे कंप्लायंस फ्रेमवर्क ये करता है। हमारे कंप्लायंस फ्रेमवर्क में डैशबोर्ड होता है, ट्रेनिंग होती है, हम लोग ऑडिट करते हैं, एक्सेस टू रूल्स एंड रेगुलेशन होता है, पॉलिसी प्रोसीजर बनाए जाते हैं। ये तो बड़े बड़े इंपॉर्टेंट की फंक्शन है। लेकिन अब प्रोसेस क्या है इसका। अब आप कहोगे मैम प्रोसेस और फंक्शन ये बड़ी अजीब बात है। अब मैं वही वॉशिंग मशीन का एग्जांपल लेती हूँ। वॉशिंग मशीन का की फंक्शन क्या है, कपड़े धोती है, ड्राई करती है, ड्रेन करती है। मैम ये 3 बड़े इंपॉर्टेंट फंक्शन है। वॉशिंग मशीन सेटअप करने का प्रोसेस क्या है, मैम वी विल गो टू मार्केट फर्स्ट, देन वी विल चूज द ब्रांड, हमें कौन सी मशीन खरीदनी है, हमें वर्लपूल लेनी है, सैमसंग लेनी है, हमें कौन सा ब्रांड लेना है। और उसके बाद वी विल चूज कि हमें ब्रांड में हमें कितने लीटर की मशीन लेनी है, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स इन आवर फैमिली। उसके बाद हम पैसे पे करेंगे, मे बी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और पेटीएम और एनी अदर पेमेंट मोड। उसके बाद हम मशीन को घर में डिलीवरी कराएंगे और सेटअप करेंगे। 5 स्टेप है इस प्रोसेस में। अब डिफरेंस समझ में आया, डिफरेंस बिटवीन की फंक्शन एंड प्रोसेस। तो इसलिए प्रोसेस में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है आपको। अब यहां देखिए, प्रोसेस फॉर सेटिंग अप ऑफ कंप्लायंस फ्रेमवर्क। फर्स्ट स्टेप, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंप्लायंस ऑब्लिगेशंस। सबसे पहले तो देखनी है कि हमारी कंपनी पे कौन कौन सी कंप्लायंसेस लग रही है, कौन कौन सी कंप्लायंस ऑब्लिगेशंस हैं जो हमारी कंपनी को फॉलो करनी है। उसके लिए कौन कौन से एक्ट एप्लीकेबल है, रूल्स एंड रेगुलेशन एप्लीकेबल है, पॉलिसी प्रोसीजर जो कवर जो इंडस्ट्री स्पेसिफिक सेक्टर, मतलब आपकी कंपनी कौन सी इंडस्ट्री को कौन सी इंडस्ट्री को बिलोंग करती है, क्या नेचर उस पर डिपेंड करता है। एक्टिविटी के हिसाब से देखो, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कौन सी टाइप की कंपनी है, प्राइवेट है, पब्लिक में, लिस्टेड है, अनलिस्टेड है, कौन सी टाइप की कंपनी है, क्या बनाती है, उसका नेचर क्या है, उस कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है। उसके बाद वो कंपनी कहाँ की है, कौन सी स्टेट की है, उस पर कौन कौन से लॉज लग रहे हैं, लोकल लग रहे हैं, स्टेट लग रहे हैं, इंटरनेशनल लॉज लग रहे हैं, क्या क्या लग रहे हैं। ये सबको डिवाइड करते हुए हम पूरा एक आइडेंटिफाई करेंगे सबसे पहले तो कौन कौन से लॉज उस कंपनी में लग रहे हैं, ठीक है। उसके बाद वो फंक्शन है ना डैशबोर्ड वाला, कि डैशबोर्ड तैयार किया जाता है। यहां देखिए, स्टेप 2 हमारा है प्रिपरेशन ऑफ द चार्ट। फिर हम रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट करेंगे, मैनेजमेंट की चार्ट तैयार करेंगे ना, चार्ट में डिपार्टमेंटेशन करेंगे। हाँ, ये वाले एक्ट के जो कंप्लायंसेस है वो मिस्टर ए फॉलो करेगा, ये वाले रूल्स एंड रेगुलेशन को मिस्टर बी कंप्लायंस कराएंगे, इसको मिस्टर सी देखेंगे, कम्युनिकेशन विद द स्टेक होल्डर मिस्टर डी देखेंगे। तो हम लोगों ने एक चार्ट तैयार करा। सेकेंड स्टेप, असेसमेंट ऑफ द हिस्टोरिकल कंप्लायंस स्टेटमेंट, पुराना स्टेटस देखा जाएगा। अब आप कहोगे मैम पुरानी बातें क्यों देखते हैं,
क्यों देखेंगे पुराना कंप्लायंस स्टेटस? वो स्कोरबोर्ड वाली बात हमने करी थी ना पहले कि अपने आप का स्टेटस भी देखना है कि हम लोग पहले कितने कंप्लायंसेस में पीछे रहे हैं। वो इसलिए कि अगर हमें कुछ पहले की नॉन कंप्लायंस को अगर हम रेक्टिफाई कर सकते हैं आज तो उसको करेंगे, कोई पहले की चीज थी जो शायद छूट गई है जो हमें कर लेनी चाहिए वो करेंगे, और पहले हमारी किस किस चीजों में डिफॉल्ट रहा है उस पर ज्यादा ध्यान देंगे। तो ये भी एक स्टेज 3 में रहेगा। क्या क्या कंप्लायंस रिस्क जुड़ा हुआ है हमारी कंपनी से रिलेटेड, क्या क्या पॉसिबल सिचुएशन है जिसमें नॉन कंप्लायंस हो सकती है, क्या क्या कैसे हम लोग कंप्लायंस नॉन कंप्लायंस से जुड़े हुए रिस्क को मैनेज कर सकते हैं, मिटिगेट कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। जो भी रिस्क जुड़े हुए हैं नॉन कंप्लायंस रिलेटेड उनको हम कैसे कम करें, कैसे मैनेज करें, कौन सा स्टाफ इसके लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सी टीम तैयार करें इस चीज के लिए बहुत जरूरी है। And then we need to reporting, compliance action reporting। तो उस internal auditor, independent agency, regulator जो भी disqualification, suspension या license लेना है, suppose कोई ऐसा staff है हमारे कंपनी में जो responsible है non compliance के लिए, उसको हम डिस्क्वालीफाई करेंगे या सस्पेंड करेंगे कंपनी से, जो भी हमें चीज करनी है वो सब एक्शन और रिपोर्टिंग में आएगा। तो देखिए फ्रेमवर्क एक बहुत ही ब्रॉड पिक्चर है। पहले तो देखें क्या क्या कानून लगने हैं, कौन कौन इन कानूनों को फॉलो कराएगा, उसके बाद पुराना स्टेटस भी हम लोग देखेंगे, उसके बाद क्या क्या रिस्क जुड़े हुए और कौन कौन रिस्पॉन्सिबल होगा इसके लिए, और अब लास्ट में जो हमने पाया रिपोर्टिंग। अब इसमें रिपोर्टिंग करते समय किस किस की गलती पाई जाएगी तो उस हिसाब से सस्पेंशन, लाइसेंस कैंसिल करना, ये सब देखा जाएगा, ये सब करेंगे। तो ये 5 स्टेजेस में डिवाइड करा गया कंप्लायंस फ्रेमवर्क। पहला, कानून कौन कौन से लग रहे हैं। दूसरा, इनके लिए चार्ट बनाया जाए, कौन कौन इन कानूनों को फॉलो कराएगा। पुराना स्टेटस क्या है हमारा, कौन कौन से रिस्क जुड़े हुए हैं हमारे नॉन कंप्लायंस से, और उसके बाद रिपोर्टिंग एंड एक्शन। जब रिपोर्टिंग होगी तभी तो एक्शन लिया जाएगा ना, तो रिपोर्टिंग एंड एक्शन इज द लास्ट स्टेज, स्टेज 5 ऑफ कंप्लायंस फ्रेमवर्क। सो वेल डिजाइन कंप्लायंस फ्रेमवर्क बनाने के पीछे ये 5 स्टेज है जिनसे आपको गुजरना पड़ेगा। ये स्टेप नहीं है, ये स्टेज है। स्टेप और स्टेज में भी फर्क होता है। स्टेप होता है एक स्टेप, स्टेज होता है जिसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, स्टेज होता है जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। So the first stage, identification of laws, rules and regulation and acts. Second stage, you need to, what do you need to do? You need to assign the roles and responsibilities of the staff in form of compliance chart. Third, you need to see you need to assess your historical status, purana status देखना. Fourth, what are the risks associated, how to mitigate and manage your risk. And fifth and final, reporting and action. तो ये जितनी शिद्दत से तुम सुन रहे हो, पहले तुमने सुना क्या क्या 7 की फंक्शंस थे कंप्लायंस फ्रेमवर्क के, कंप्लायंस फ्रेमवर्क बनाने के पीछे क्या क्या प्रोसेस है। तो ये अभी सुनने में तो लग रहा है अरे बड़ा इजी है, अब तो बस अभी हमसे कोई एग्जाम में पूछ रहे अभी लिख डालेंगे, अब तो लिख दोगे, आप अच्छे से लिख दोगे। ये पता है एज पर साइकोलॉजी, मैंने कुछ टाइम साइकोलॉजी भी पढ़ी है, ज्यादा नहीं, जस्ट डिप्लोमा। तो साइकोलॉजी में मैंने एक चीज सीखी है that you listen to your brain and your brain listens to you। अच्छा, हमने तो कभी नहीं सुनी ब्रेन की आवाज, है ना? नहीं होती है, ब्रेन जो बोलता है आप वही करते हो, और आप जो करते हो वो ब्रेन को अफेक्ट करता है। तो ये एक वाइस वर्सा एक्टिविटी होती है। अब इन सब चीजों का इससे क्या ताल्लुक है तो मैं बता दूं। हम जितनी ध्यान से, मैंने अब ये चीज मैं पहले भी बहुत बार बता चुकी हूँ कि हम जितने ध्यान से किसी बात को सुनना चाहते हैं ना, अब जैसे सपोज मैं यहाँ बैठ के अपना काम कर रही हूँ और 2 लोग आपस में बातें कर रहे हैं, ठीक है, आपस में गॉसिप कर रहे हैं किसी की, मैं अपने काम में इतनी ध्यान हूँ और मैंने ना इंटरेस्ट इन लिया ये लोग क्या बोल रहे हैं। लेकिन सपोज अगर मैं काम छोड़ के अपने कान उधर लगाऊं कि ये क्या बोल रहे हैं, सुनूं, समझूं, एनालाइज करूं, तो इनकी बात मुझे याद रहेगी। शायद मैं हमेशा सोचूं, मैं शायद बाद में भी सोचूं अरे ये इसको ये बोल रहा था, ये इसको ये बोल रही थी। तो बड़ी बार ना हमें वही याद रहता है जो हम याद रखना चाहते हैं। तो अगर आप ये याद रखना चाहते हैं टॉपिक, तो आपको ठीक से सुनना बहुत जरूरी है। आई टेल यू, जितना हम ठीक ज्यादा हमें जो सुनी हुई चीज होती है ना वो ज्यादा जल्दी यहाँ पहुंचती है, जो पढ़ी हुई चीज होती है ना वो जल्दी यहाँ नहीं पहुंचती। तो बस मैम अब हम किताबें पढ़ना बंद कर देंगे, अब तो हम पढ़ेंगे ही नहीं, अब तो बस सुनेंगे ही सुनेंगे, ऐसा नहीं है।
पढ़ना, रीडिंग इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, बट एज पर साइकोलॉजी जो सुनी हुई चीज है ना वो ज्यादा जल्दी आ जाती है और रिटेन भी ज्यादा समय तक रहती है। पर प्रोवाइडेड, ध्यान से सुनी हुई चीज, वही से मैंने बोला, अगर नजरअंदाज करके कुछ सुन रहे हो, टीचर बोल रही है, टीचर को ऐसे आंखें फाड़ के देखे जा रहे हो और बस एक कान से निकल रही है बात दूसरे जा रही है, मतलब दिमाग तक और कान तक पहुंच ही नहीं रही जो टीचर बात बोल रही है, तो कोई फायदा ही नहीं है सुनने का। डू सम अदर एक्टिविटी, but if you are listening to teacher carefully, it will go here and it will be retained till a long time, right? तो प्लीज ध्यान से सुनना बहुत जरूरी है। सेशन तभी सुनिए ध्यान से जब आप बिल्कुल फ्री हो और आप पढ़ना चाहते हो अबाउट सेक्रेटरियल ऑडिट। अपने आप को सोचो कि हमें कंपनी सेक्रेटरी है, हमें कंपनी में कंप्लायंस फ्रेमवर्क बना रहे हैं, तो उसमें क्या क्या फंक्शन होंगे, उसका क्या क्या प्रोसेस होगा, अपने आप को पूछो। और जैसे मैंने अभी ऐसे ये लिखा है ना, जब भी आप पढ़ो ना अपने सामने एक रजिस्टर पेन रखो, और जैसे मैंने बोला उसके बाद ना ऐसे ऐसे दो बार वीडियो पॉज करके ना या कुछ भी उस टॉपिक को ना ऐसे लिखो कि अभी मैंने क्या क्या सुना है, मैम ने अभी क्या क्या बकवास करके गई है, अभी जरा लिखते हैं हम 2 मिनट। तो ऐसे ये प्रैक्टिस ना बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। उस चीज से ना आप तुरंत ही अपने ब्रेन से क्वेश्चन पूछते हो और यू जस्ट राइट डाउन, और वो आपको याद रहती है हमेशा। ठीक है ना, चलिए आगे देखिए, प्रिपरेशन ऑफ कंप्लायंस चार्ट। तो अभी हम लोग यहाँ पे ऑब्लिगेशन, हम लोग ये स्टेज 2 जो है ना प्रिपरेशन ऑफ कंप्लायंस चार्ट, इसको जरा पढ़ने वाले हैं कि सबसे पहले तो कंप्लायंस चार्ट होता क्या है। आप बताइए सबसे पहले, मतलब चार्ट क्या है बेसिकली। चार्ट इज अ पिक्चराइज्ड ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म। Chart is a picturized, organized form. Pictorial representation of written content, I would say. यही हमने डेफिनेशन कभी लाइफ में पढ़ी है चार्ट के बारे में कि एक पिक्चराइज्ड फॉर्म जो होता है ना रिटन कंटेंट का, उसको चार्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे हम बना रहे हैं चार्ट, तो बना रहे हैं बट दैट इज अ कंप्लायंस चार्ट। As referred in the introduction, that the corporate compliance framework consists of 3 key components, जो इसके बारे में हमने बात कर चुके हैं, compliance chart, compliance advisory and scoreboard. The chart is a vital part of the framework and every organization shall give more focus on preparation of compliance chart. अच्छा, क्यों इतना फोकस करा जाए चार्ट को बनाने में? मैं एक रिटन कंटेंट को चार्ट में तब्दील कर रही हूँ, एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर में कर रही हूँ, तो अब आगे मेरी टीम्स के पास ये चार्ट ही सर्कुलेट होंगे। अगर ये चार्ट बनाने में मैंने कोई चीज मिस कर दी या मैंने कोई चीज गलत लिख दी तो वो कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा मेरी कंपनी का। इसलिए कंप्लायंस चार्ट प्रिपरेशन का जो स्टेज है वो बहुत ही क्रिटिकल स्टेज है। The compliance chart of company is prepared after considering the operation and structure of the company, as a compliance requirement for an organization is based on the type of organization, activity of organization, industry, sector। यहाँ कह रहे हैं कि चार्ट बनाने से पहले आप लोग स्टडी करते हो अबाउट, ये देखो जरा, एक तो आई एम इरिटेटेड विद माय हैंडराइटिंग। अकॉर्डिंग टू माय हस्बैंड, ही सेज दैट जिनकी हैंडराइटिंग गंदी होती है उनकी नेचर बहुत गंदी होती है। He has a misconception. Study about company. So whenever my husband say, मैं कुछ लिखती हूँ ना, अभी 4 दिन पहले किसी की शादी पे जाना था तो मैंने लिखा बेस्ट विशेस फ्रॉम ऐसे फैमिली ऐसे, तो my husband says कितनी बकवास हैंडराइटिंग है। जिनकी बकवास हैंडराइटिंग होती है ना उनकी नेचर बहुत ही खराब होती है। तब मेरे को जवाब मिला नहीं, मैं ढूंढ रही हूँ, अभी गूगल कर रही हूँ उसका क्या जवाब दूं नेक्स्ट टाइम में। सारे डॉक्टर्स की हैंडराइटिंग खराब होती है, सारे डॉक्टर्स गंदे हैं इसका मतलब, सबकी नेचर खराब है। ये एक बहुत ही बड़ा मिसकंसेप्शन और मिथ है कुछ लोगों के माइंड में, राइट? चलिए छोड़िए, ऐसा मुझे लगता है कभी कभी मेरी नेचर बहुत खराब है, बट ऐसा मुझे साल में एक आधा दिन नहीं लगता, ऐसे ज्यादा नहीं लगता। 99% तो आई एम ऑलवेज राइट, 1% हो सकता है कभी कुछ, राइट? सो एनीवे, तो यहाँ कह रहे हैं कंप्लायंस चार्ट बनाने से पहले आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी करना पड़ता है। ऑर्गेनाइजेशन का टाइप, स्ट्रक्चर, नेचर, ये सब चीजें देखनी पड़ती हैं, ऑब्जेक्ट देखना पड़ता है, ठीक है ना? तो ब्रॉडली कंप्लायंस चार्ट इज प्रिपेयर्ड बाय कंसिडरेशन द फॉलोइंग एक्टिविटीज। तो कह रहे हैं चार्ट बनाने से पहले सारी एक्टिविटीज करनी पड़ती हैं।
आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंप्लायंसेस, ऑफ कोर्स चार्ट बना रहे हैं तो पहले तो आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी क्या क्या कंप्लायंसेस है, रिस्क असेस करना पड़ता है, रिस्क को मिटिगेट कैसे करा जाए, रिस्क को कम कैसे करा जाए। कम करने के लिए हम ये कर सकते हैं कि अपने स्टाफ को इतनी अच्छे से ट्रेनिंग दें कि कभी भी नॉन कंप्लायंस का कोई चांस ही ना हो। कंप्लायंस को मॉनिटर करते रहें, ट्रैक करते रहें, रिपोर्टिंग करते रहें, ताकि कोई भी इंसिडेंट मिस ना हो हमारे हाथ से, ठीक है ना। Traditionally, the compliance chart are designed in a different era and with a different purpose keeping in mind, which largely known as enforcement arm for the legal function of the company. Such compliance chart left companies at their own to devise or figure out the specific control required to address regulatory requirement, which lead to a buildup of labor-intensive control activity with uncertain effectiveness. The role of CS as a compliance man, सबसे पहले तो मैं आपको ये ऊपर वाली चीज समझाऊं। यहाँ कह रहे हैं कंप्लायंस चार्ट ट्रेडिशनली ये माना जाता था कि कंपनी अपने खुद के बेनिफिट के लिए, अपनी अपनी सहूलियत के लिए चार्ट बनाती है। अच्छा, आपने कहीं किसी कंपनी में देखा, पर किसी मूवी में देखा होगा कि जब भी कोई पीपीटी प्रेजेंटेशन दिखा रहा है या कोई स्टाफ समझा रहा है अपने डायरेक्टर्स को, इस मूवी में देखा होगा तो चार्ट्स और पाई चार्ट्स ये सब बना के बताते हैं, हमारी कंपनी ने ये प्रॉफिट ले लिया, हमारी कंपनी की सेल इस साल डाउन हो गई थी, इस साल हाई हो गई थी, हमें ये इम्पैक्ट हुआ। तो व्हाई दीज चार्ट्स हैव अ वेरी आई वुड से इन्फ्लुएंशियल वैल्यूज एंड इम्पोर्टेंस सिंस ईयर्स, सालों से चार्ट्स की बहुत ज्यादा वैल्यूज है, ठीक है ना। तो यहाँ कह रहे हैं पहले के चार्ट बनाए जाते थे कि ट्रैक कर सके चीजें, किसी को समझाने के लिए कितनी जरूरी है वो बता सके। लेकिन आज की डेट में जो कंपनी सेक्रेटरी का रोल एज अ कंप्लायंस ऑफिसर, वो ये है कि फ्रेमवर्क बनाने के लिए कंपनी का चार्ट्स सबसे ज्यादा इजिली अंडरस्टैंडेबल होते हैं। लैंग्वेज लिखी हुई किसी को समझ आए ना है, चार्ट्स बहुत ज्यादा जल्दी और इजिली समझ में आते हैं और रिटेन भी होते हैं, राइट। तो इसलिए कंप्लायंस चार्ट हैज अ वेरी इमेंस इंपॉर्टेंस इन द कंप्लायंस फ्रेमवर्क। पूरा फ्रेमवर्क तैयार करने के लिए कंप्लायंस चार्ट्स बनाने बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं कंपनी में। एंड इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? ऑफ कोर्स द कंपनी सेक्रेटरी ऑफ अ कंपनी, राइट। उसके बाद हमारे कंटेंट्स ऑफ कंप्लायंस चार्ट, मतलब अगर आप कंप्लायंस चार्ट बना रहे हैं तो उसका क्या फायदा है, राइट। उसका क्या फायदा है कंप्लायंस चार्ट बनाने के पीछे, क्या क्या कंटेंट्स है जो कंप्लायंस चार्ट में डाले जाएंगे। द कंप्लायंस चार्ट ऑफ एनी कंपनी, चाहे कोई भी कंपनी है, छोटी है बड़ी है, वो फार्मास्यूटिकल है, एयरलाइंस कंपनी, कोई भी कंपनी है, पब्लिक है, प्राइवेट है, लिस्टेड अनलिस्टेड, कोई भी कंपनी है, उसके चार्ट्स में ये सारे कंटेंट्स होने बहुत जरूरी है। Complete information on compliance. The compliance chart of any company must contain the complete information on compliance dashboard, which provide a detailed compliance procedure to the compliance executor. यहाँ कह रहे हैं कंप्लायंस जिन जिन को एग्जीक्यूट करनी है, कंप्लायंसेस क्या क्या है हमारी कंपनी में, वो सब हमें कंप्लायंस चार्ट के जरिए पता चल जाते हैं। तो कंप्लायंस चार्ट बनाते समय क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको डालनी चाहिए चार्ट में, ये बहुत जरूरी बात है। अगर यही नहीं पता होगा कंप्लायंस चार्ट में क्या क्या डालना है तो चार्ट बनाओगे कैसे, और अगर कोई चीज मिस कर दोगे तो चार्ट का फायदा क्या। तो इसलिए कंटेंट्स ऑफ कंप्लायंस चार्ट तो बहुत जरूरी है, पता होना बहुत जरूरी है कि कंप्लायंस चार्ट में क्या क्या कंटेंट्स होने चाहिए। पहला, की कंप्लायंसेस पे ध्यान देना है। उसके बाद कंसाइन स्टेटमेंट्स होनी चाहिए उसमें, जो इंटरनल एक्सटर्नल ऑब्लिगेशन बताएंगे कंपनी की। क्या क्या रिस्क लेवल है अच्छा, आपको पता है जब भी कंपनी में कंप्लायंस चार्ट बनाया जाता है तो जो भी कंप्लायंस लिखी जाती है कि ये कंप्लायंस है जो 31 मार्च से पहले पहले हो जानी चाहिए, ये इससे जुड़ा हुआ रिस्क कितना है, क्रिटिकल, वेरी क्रिटिकल। अगर ये नहीं करा तो कंपनी को बहुत नुकसान हो सकता है। लो रिस्क है, या फिर सपोज कोई ऐसी ऐसी है जो लो रिस्क है, मतलब चलेगा, मतलब करनी है जरूरी पर इससे रिलेटेड रिस्क लो है, तो इसलिए ना रिस्क के हिसाब से भी डिवाइड करते हैं। हाँ, क्रिटिकल, हाई, मीडियम, लो, ये भी चार्ट में मेंशन करिए कौन सी कंप्लायंस किस लेवल ऑफ रिस्क की है। बिजनेस प्रोसेस, पीपल टू विच कंप्लायंस ऑब्लिगेशन आर लिंक्ड, कौन से कंप्लायंस कौन से डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई है। कंप्लायंस, व्हाट आर द रिस्क मिटिगेशन एक्टिविटीज, रिस्क को कैसे कम करा जाए और क्या क्या एक्टिविटीज करी जाए जिससे रिस्क मिटिगेट कम हो सके कंपनी में।
कंप्लायंसेस के लिए किसको और कब बुलाया जाए, अकाउंटेबल करा जाए, कौन ओनरशिप उठाता है कंप्लायंसेस की, मतलब कौन जिम्मेदार होने वाला है कौन सी कंप्लायंसेस का, ये सब बातें ना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ये देखो कंटेंट्स ऑफ कंप्लायंस चार्ट आ जाता है सपोज 6 नंबर का, ये देखो कंटेंट्स ऑफ कंप्लायंस चार्ट, क्वेश्चन आ जाता है 6 मार्क्स का। अब आपको लिखना है, आपने कहा मैम हम ना ये यही 6 पॉइंट उठा के लिख देंगे। अब गाइस कहीं ना ये बहुत ही कम है, मतलब आप अगर 6 मार्क का लिख रहे हो एज अ प्रोफेशनल स्टूडेंट तो आपको एग्जाम में कम मार्क्स मिल सकते हैं। सो इन माय पर्सपेक्टिव हाउ योर आंसर शुड बी, सबसे पहले तो आपको इंट्रोडक्शन देना है अबाउट इंट्रो ऑफ कंप्लायंस चार्ट। तकरीबन 3 से 4 लाइंस का, ठीक है ना। उसके बाद आपको 1 2 3 4 5 एंड 6 पॉइंट्स लिखने हैं। अब आप कहोगे मैम यही वाले 6 पॉइंट्स ना, ये जो यहाँ पे आपने दिखा रहे हो कंटेंट्स, नहीं, हाँ मतलब यही वाले, बट इनके पॉइंट्स बनाने आपको। आई बिलीव द प्रेजेंटेशन शुड बी इन पॉइंट्स, पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे अगर मैं आपको पहले बताऊं कंटेंट में, पहली मैं लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन, चलिए पहला है की कंप्लायंसेस। क्या है की कंप्लायंसेस? की कंप्लायंसेस मतलब बड़ी इंपॉर्टेंट कंप्लायंसेस, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंप्लायंस है वो चार्ट का मेन कंटेंट में होनी चाहिए। तो की कंप्लायंसेस पहला हमने ऐसे पॉइंट बनाएंगे हम लोग। और इसके बारे में 2 लाइनें या 3 लाइनें लिखेंगे। अब मैम या 2-3 लाइनें क्या लिख पाओगे, हम क्या लिखें? की कंप्लायंसेस क्या होते हैं? की कंप्लायंसेस इंपॉर्टेंट कंप्लायंसेस, तो आप पहले लिखेंगे आवर कंप्लायंस, द कंप्लायंस चार्ट, आवर नहीं, द कंप्लायंस चार्ट ऑफ द कंपनी शुड इंक्लूड, shall include the key compliances which are applicable on the company, full stop. The key compliances shall be identified by the responsible officers that needs to be complied or complied by the company, full stop. The key बहुत हो गया। A well-designed compliance chart is the one that includes all the key compliances that are need to be applicable on a company. ऐसे करके आपने 2-3 लाइन्स लिखी, ठीक है ना। तो that the compliances need to be seen as per the company structure, industry type, sector and type of company. तो जो compliance है डिपेंडिंग कि कंपनी कौन से टाइप, स्ट्रक्चर, नेचर की है, ठीक है ना। उसके बाद कंप्लायंस ऑब्लिगेशंस कौन कौन सी है, उसके बारे में 2 लाइनें लिख दी। The company is responsible for to comply and adhere by rules and regulations from time to time, full stop. Therefore, the internal external regulations that company need to comply, they should be included in the compliance chart, ठीक है ना। तो मतलब जितने भी कंप्लायंस ऑब्लिगेशन है, चाहे जो बिजनेस के अंदर लग रही है, बाहर लग रही है, वो कंप्लायंस चार्ट में इंक्लूड होनी चाहिए। बस इस स्टेटमेंट को इंग्लिश में लिख देना है। रिस्क लेवल, तीसरा पॉइंट, इसके बारे में आप लिखेंगे द रिस्क वेरीज फ्रॉम लो टू क्रिटिकल। द रिस्क वेरी फ्रॉम हाई टू लो, लो टू क्रिटिकल टू लो, लो टू क्रिटिकल, जैसे भी आप फुल स्टॉप करके लिख लो। एवरी कंप्लायंस कैन मे बी डिवाइडेड विथ रिस्पेक्ट टू द रिस्क factor associated, full stop. Some compliances may be high risk or some may be low risk. The compliances shall be divided as per the risk factor is associated with them, right? ऐसे 2-3 लाइन आपने लिख दी। उसके बाद 3 पॉइंट बन गए आपके। उसके बाद आपका बन सकता है कंप्लायंस रिस्क मिटिगेशन एक्टिविटीज। मिटिगेशन एक्टिविटीज में आता है आप ट्रेनिंग दे सकते हैं अपने एम्प्लॉइज को,
मॉनिटर कर सकते हैं उनके सारे एक्टिविटीज को, रिपोर्टिंग कर सकते हैं, उससे आप रिस्क, देखो रिपोर्टिंग करने से रिस्क कम नहीं होगा। अगर मैं टाइमली रिपोर्ट कर दूं टॉप मैनेजमेंट को स्टाफ के बारे में, तो जल्दी से वो पकड़ी जाएगी कड़ी जो जिसकी वजह से एरर्स आ रहे हैं कंपनी में। तो इसलिए रिस्क मिटिगेशन एक्टिविटीज ही है ये, एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देना, मॉनिटर करना, उनकी रिपोर्टिंग करना। ठीक है, उसके बाद ओनरशिप, क्लियर ओनरशिप नहीं, कंप्लायंस ओनरशिप। A well-designed compliance chart is the one in which proper the role and responsibilities of people are well defined. Every person should have the ownership of a particular compliance. The respective person should be accountable in case of non-compliance, which shall be included in the chart. ठीक है ना। तो जो इंसान रिस्पॉन्सिबल होगा किसी नॉन कंप्लायंस के लिए, उसको हम चार्ट में उसके बारे में लिखेंगे, सो डैट अगर कोई नॉन कंप्लायंस होगा तो पता ही फलाने पर्सन को पकड़ना है। तो ये कंप्लायंस चार्ट में ये मैंने 3 4 5 6 आपको यहाँ पे पॉइंट्स बताए हैं, तो 6 मार्क के क्वेश्चन में आप आराम से लिख सकते हो। लेकिन बनाइए ऐसे, उस हेडिंग को पहले एक्सप्लेन कर दीजिए एक लाइन में, तो उसके बारे में लिख दीजिए, बहुत ही परफेक्ट आंसर आपका बन जाएगा। ठीक है ना। तो एग्जाम में ऐसा रोने की जरूरत नहीं है, कंटेंट्स आ गया 6 नंबर का, क्या लिखे, खुद का दिमाग लगाओ कि मैं कंप्लायंस चार्ट बना रहा हूँ या बना रही हूँ, मैं कंपनी सेक्रेटरी, तो चार्ट में क्या क्या चीजें आनी चाहिए, उसके पॉइंट्स बना लिए, पॉइंट्स के बारे में 1 2 लिख लिया। अब बोलोगे मैम इतना टाइम थोड़ी ना हो सकता होता है कि हम इतना ध्यान दें, इतना सोचें, इतना फोकस करें। तो टाइम तो बेटा बहुत होता है, बस फोकस करने वाली बात है। अगर एग्जाम में बिल्कुल आप डूब जाओ और अच्छे से एग्जाम करो तो आपके पास टाइम ही टाइम है। जहां तक टाइम मैनेजमेंट की बात है वो हम बाद में बात करेंगे जब हमारा एग्जाम पास आ रहा होगा। ठीक है ना। तो रोल ऑफ कंपनी सेक्रेटरी तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कंप्लायंस रिस्क क्या क्या है, ये भी बहुत ही अच्छा टॉपिक है। कंप्लायंस रिस्क, ट्रेनिंग, इम्प्लीमेंटेशन और कंप्लायंस मैनेजमेंट का फायदा क्या है। Trust me, apparent, adequate and absolute compliance is another very important topic. चलिए, तो हमारा चैप्टर बड़ी जल्दी खत्म हो जाएगा। एंड ट्रस्ट में देखो, हम मॉड्यूल से पढ़ रहे हैं, मॉड्यूल बिल्कुल भी खतरनाक नहीं होती हैं और बिल्कुल भी खराब नहीं होती हैं, बहुत ही अच्छा होता है मॉड्यूल से पढ़ना। इनफैक्ट जब मैं भी पढ़ती थी तो मुझे मेरे फ्रेंड्स भी बड़ा डरते थे, यार मॉड्यूल से कौन पढ़े, नहीं नोट से पढ़े। मैं कभी भी नोट से नहीं पढ़ के जाती थी, मैं मॉड्यूल ही पूरा अच्छे से पढ़ती थी। और तभी है कि आई हैव क्लियर ऑल माय एग्जाम्स इन फर्स्ट टाइम, लेट मी टेल यू दैट, बिकॉज मॉड्यूल आर कंप्लीट। You should study from the modules. The more you study, the more you write in your exam, right? चलिए, और है भी सब्जेक्टिव पेपर। ऑब्जेक्टिव पेपर तो है नहीं, ऑब्जेक्टिव पेपर होता तो लगता है कि चलो हमें एमसीक्यू कोई दे दे, हम क्वेश्चंस देख लें, बट अभी ये आपका सब्जेक्टिव पेपर है, तो आपको मॉड्यूल तो बिल्कुल अच्छे से पढ़ना चाहिए, राइट? तो गाइस, अब हम कंपनी सेक्रेटरी का क्या रोल है कंप्लायंस चार्ट में, ये हम अगले सेशन में बात करेंगे। धीरे धीरे अपने सेशंस को बढ़ाएंगे और इसका टाइम बढ़ाएंगे ताकि अब हम लोग टाइमली अपना सिलेबस खत्म कर सकें। बट अभी वी हैव लॉट ऑफ टाइम, सो नो वरीज। बट अच्छे से पढ़िए, धीरे धीरे पढ़िए और बहुत अच्छे से पढ़िए, ताकि आपको अच्छे से यहाँ पे भी रिटेन, यहाँ पे भी जाए और अच्छे से रिटेन हो एग्जाम तक याद रहे ये सारी बातें। मेरा मेड वाला एग्जाम्पल, स्टाफ वाला एग्जाम्पल, सब याद रहे तुम्हें जून तक। Anyway, see you in the next session. Till then, please study hard and stay safe, and let me know in case of any problem you have. Okay? So thank you so much.